देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज। आज का नया लेक्चर किस पे बेस्ड है? वैरायटीज पे, क्रॉप वैरायटीज पे। क्रॉप वैरायटी जो हमने खरीफ की फसलों की, पूरी खरीफ क्रॉप्स की सारी वैरायटी डिटेल में डिस्कशन कर दी थी प्रीवियस लेक्चर में। ये क्रॉप वैरायटी लेक्चर 2 आया है। आज लेक्चर कौन सा है? ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। आज लेक्चर नंबर सेकंड आया है तुम्हारे पास, क्रॉप वैरायटी पार्ट 2 नजर आ रहा है, और इसको फुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हर एक वैरायटी, गेहूं की, गन्ने की, जो भी जितनी भी डिटेल है तो वो को सब आ रहा है तुम्हारे सामने, और एक एक क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ, यहीं से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं शुरुआत। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं रवि क्रॉप से। रवि की जितनी भी फसलें हैं उनको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कर देते हैं स्टार्ट। देखिए जरा, हमें आज क्या पढ़ना है। एक तो हमें क्रॉप, देखो सबसे पहली बात है, रवि क्रॉप्स के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं सर। अपने प्रीवियस लेक्चर में खरीफ की फसलें सारी पढ़ा दी, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, जो रवि की फसलें होती हैं उनके बारे में तुम्हें ये पता होना चाहिए वो उगाई कब जाती हैं और उनको कट कब किया जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है। सोविंग और हार्वेस्टिंग याद होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले सोविंग की बात कर लेते हैं। सोविंग सर, इनको सर्दियों में बोया जाता है। सर्दियों में जो कब? अक्टूबर नवंबर में। सर्दियों में अक्टूबर और नवंबर में। इसीलिए इन रबी क्रॉप्स का दूसरा नाम विंटर सीजन क्रॉप भी बोल दिया जाता है। इनको क्या कह दिया जाता है? विंटर सीजन क्रॉप। विंटर सीजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि विंटर सीजन में क्रॉप उगाई जा रही है, सोविंग की जाती है, ठीक है सर। सोविंग याद होगी, अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्टिंग जब इनको कटिंग की जाती है वो कब की जाती है? मार्च से अप्रैल के अंदर। इनको गर्मियों का जो टाइम स्टार्ट होता है उसमें ये कटिंग करी जाती है सर, ठीक है। रवि क्रॉप को विंटर सीजन के क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हो गया, ये पॉइंट क्लियर। रवि क्रॉप कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है? सर्दियों में उगाई जाती है, गर्मियों में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में सोविंग होगी और हार्वेस्टिंग इसकी मार्च और अप्रैल में होगी, ये याद सर। अब इस लेक्चर में हम कितनी फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं? लगभग हम 20 फसलों को पढ़ेंगे। और वो कौन कौन सी 20 फसलें हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। अनाजों को पढ़ने वाले हैं। अनाज में कौन कौन से अनाज पढ़ेंगे आज? एक तो गेहूं पढ़ेंगे सर, गेहूं। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? वीट, गेहूं हो गया। और दूसरा है बार्ले। बार्ले, जौ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जौ के बारे में पढ़ेंगे, जौ, ठीक है भाई। ऐसे ही पल्सेस में दालें। दालें जितनी भी होती हैं, दलहनी फसलें हैं, दालें, इनमें सर आप पढ़ाओगे चिकपी। चिकपी मतलब क्या होता है? चना। चिकपी क्या होता है? चना, ठीक है सर, चना हो गया। और लेंटिकल क्या होता है? मसूर। मसूर की दाल सुना है भाई सभी ने? मसूर, मसर की दाल भी कह देते हैं। फील्ड पी क्या होता है? मटर। और फ्रेंच बीन क्या होता है सर? राजमा। सुने गए ये शब्द सभी ने? तो फ्रेंच बीन हो गया राजमा, फील्ड पी मतलब मटर, लेंटिकल क्या हो गया? मसूर की दाल, और चिकपी क्या हो गया? चना। इन सब के इन पांचों को पढ़ेंगे दालों में, ठीक है सर। ऑयल सीड। ऑयल सीड जो तेल देने वाली फसलें हैं, तेलीय फसलें कह लो, या फिर तिलहनी फसलें कहते हैं जिनको। मस्टर्ड, सरसों आ गई सर इसमें एक तो, सरसों, ठीक है सर, सरसों आ गई। सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल आ गया, सूरजमुखी, ठीक है सर, सूरजमुखी। तारा मीरा को तारा मीरा ही कहते हैं, तारा मीरा, ठीक है। लिंसीड को अलसी कहते हैं, सुना हो तो किसी ने, अलसी, ठीक है सर। और कुसुम, साफ्लावर जिसको बोलते हैं, सैफ्लावर, सैफ्लोर, ये सारे पढ़ने वाले। कुसुम, लिंसीड, अलसी, तारामीरा, सनफ्लावर, सूरजमुखी, मस्टर्ड, ये तेल ही है जो सब तेल जिनसे निकाला जाता है, वो वाली फसलें पढ़ेंगे। और शुगर क्रॉप मतलब जो चीनी की फसलें, चीनी देने वाली कौन सी? गन्ना। मीठा गन्ना ही होता है भाई सबसे बढ़िया शुगर का। 90 से 95% जो शुगर प्रोवाइड करता है गन्ना, और जो 8 से 7% जो बचती है, 5-10% वो कौन कवर करता है? शुगर बीट, ठीक है सर। फॉरेज, चारे के लिए कौन कौन सी यूज होगी? एक तो बिरसम यूज होगी। ल्यूसिन, ल्यूसिन क्या होता है सर? रिज का, रिज का जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओट क्या होती है? जई। इनके बारे में पढ़ेंगे। और कमर्शियल क्रॉप कौन सी है सर? टोबैको। आज किसको पढ़ने वाले हैं? टोबैको को। तो ये सारा चार्ट हम जब कंप्लीट कर लेंगे, हमारा लेक्चर वहीं पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बात तो है, हमने सीरियल्स में 2 वीट और बार्ले देखे, पल्सेस में 5 देखे, चिकपी, चना देखा, मसूर की दाल, मसर की दाल, और मटर और राजमा ये देखे। सरसों, सूरजमुखी और तारामीरा, कुसुम और अलसी को देखा हमने किसमें? ऑयल सीड में। शुगर शुगर क्रॉप में देखा गन्ने को। फॉरेज में बिरसम, ल्यूसिन और ओट को देखा। और कमर्शियल में टोबैको। ये जो भी 20 या 19
जितनी भी फसलें आप बता रहे हो सारी रबी की है, तो एक तो ये याद हो जाएगा यहाँ पे रबी की फसलें कौन कौन सी, एक चार्ट तैयार मिल गया तुम्हें रबी की फसलों का। एक खरीफ की फसलों का पिछले लेक्चर की शुरुआत में मिल जाएगा, ठीक है। खरीफ और रबी की फसलें भी तो याद हो रही तुम्हें यहाँ, कब ये उगाई जाती है, कब कटिंग की जाती है, इनका दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये भी तो एक चार्ट तैयार हो गया तुम्हारे लिए दिमाग में। तो ये भी सेट करो। अब इससे आगे बढ़ते हैं एक एक फसल करके। सबसे पहले सीरियल्स को पढ़ेंगे, सीरियल्स में सबसे पहले आएगा वीट, फिर बार्ले, ऐसे एक एक करके सारी कंप्लीट टोबैको और ये सब कर देते हैं कंप्लीट। करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो हमारा लेक्चर की शुरुआत दी जाए। देखिए जरा, स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आ गया वीट, सीरियल्स, अनाज के अंदर सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, वीट को पढ़ने वाले हैं सर। तो चलिए वीट के बारे में एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल सारा कवर करके देता हूं तुम्हें। तो सीरियल्स है, पहली बात तो ये अनाज है, और ये रबी की या खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल है सर। रबी की, एक तो ये पॉइंट कवर हो गया, और एक सीरियल है, एक रबी की, दो पॉइंट। कॉमन नेम सर, इसको गेहूं या कणक के नाम से जाना जाता है, अपने गेहूं या कणक कहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका ट्राइटिकम एस्टिवम है सर, ट्राइटिकम एस्टिवम, याद हो गया। मटर का पूछा जाए तो बोलो पाइसम सेटिवम, इसका क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम, ऐसे याद रखेंगे। फैमिली, और मैंने पिछले लेक्चर में राइस का पढ़ाया था, क्या था बताओ, ओराइजा सेटिवा सर, ओराइजा सेटिवा। ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, जितने ज्यादा याद रखोगे उतना ही बेनिफिट है। वहां ऑप्शन जल्दी टिक करोगे, जल्दी टिक करोगे, टाइम बचेगा तो सिलेक्शन जल्दी होगा और क्वेश्चनों को टाइम दिया जाएगा। जैसे कोई न्यूमेरिकल मैथ का या साइंस का न्यूमेरिकल सोल्व करने में उसको टाइम देंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे, यहाँ साइंस है, बायोलॉजी है या एग्रीकल्चर है, इसमें तो जल्दी जल्दी टिक करना होता है, बस याद है तो टिक है, नहीं है तो नहीं हो रहा, बस सिंपल सी बात है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लर्न करो इन चीजों को, अपने आप याद रहेंगी। फैमिली पोएसी, सर ये राइस में भी यही थी, हाँ राइस में भी यही थी। कॉमन नेम कनक या गेहूं है, ट्राइटिकम एस्टिवम। साइंटिफिक नेम है फैमिली पोएसी है। लीडिंग कंट्री का मतलब जो ज्यादा पैदा कर रही है गेहूं की, वो कौन है, चाइना। आज के टाइम चाइना फर्स्ट रैंक पे है वीट के प्रोडक्शन में। और लीडिंग स्टेट इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है वीट प्रोडक्शन में। और इंडिया में टॉप पे कौन सा स्टेट चल रहा है, यूपी, उत्तर प्रदेश, प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे यूपी चल रहा है। और प्रोडक्टिविटी देखे कम एरिया वाइज और ज्यादा प्रोडक्शन ले रहा, प्रोडक्टिविटी अच्छी है पंजाब की। प्रोडक्टिविटी किसकी अच्छी है, पंजाब की, पर प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट पैदा कर रहा है यूपी। चलेगा, यहाँ तक दोनों लीडिंग स्टेट पता चल गई, यूपी प्रोडक्शन में और पंजाब लीडिंग स्टेट है प्रोडक्टिविटी में। सीड रेट की बात करें, देखो गेहूं को 40 केजी पर एकड़ बोया जाता है भाई, 40 केजी पर एकड़, ये याद रखेंगे, एक मन पर एकड़, मन कहते हैं ना, एक मन बोला जाता है 40 केजी को, रहे याद रखें। तो गेहूं के लिए एक मन याद रखेंगे, मन, ठीक है, वन मन, ठीक है, एक मन, ठीक है। फर्स्ट रैंक सीरियल क्रॉप वीट है, नंबर वन। देखो अगर अनाजों में पहले नंबर की नंबर वन क्रॉप पूछ लिया जाए, अनाजों में नंबर वन कौन है, तो कह देना गेहूं है। और सीरियल्स में नंबर वन पूछा जाए तो गेहूं है, और दालों में पहले नंबर पे पूछ लिया जाए तो कह देना चना है, ठीक है। ऐसे याद रखना पड़ेगा ये तुम्हें। बहुत बढ़िया। सेकंड प्रोड्यूसर हमारी बात होगी थी, इंडिया है, फर्स्ट चाइना है और सेकंड इंडिया है, और इंडिया में भी यूपी और पंजाब टॉप पे चल रहे हैं भाई, ठीक है। आफ्टर राइस प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट सेकंड हाईएस्ट, हाँ राइस के बाद सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे अगर इंडिया में देखा जाए, राइस सबसे ज्यादा होता है, राइस के बाद गेहूं ही दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन है। प्रोटीन, व्हीट के अंदर एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम ग्लूटीन है। ग्लूटीन की खास बात बताता हूँ, ग्लूटीन की वजह से रोटी का जो आटा होता है वो लचीला होता है, पानी मिलाने के बाद उसको गूंदा जा सकता है, अच्छे से गूंदा जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और शेप जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो इस प्रोटीन की वजह से, ग्लूटीन की वजह से दे सकते हो, वरना उसको शेप स्पंजीनेस होती है ना जो आटे में, वो इसी की वजह से होती है गेहूं के आटे में, ठीक है। ग्लूटीन प्रोटीन ये आ सकता है एग्जाम में, स्टार लगा लें इस पे, ठीक है भाई। व्हीट स्ट्रॉ जो व्हीट का बचा हुआ जो पार्ट बच गया गेहूं जिसमें से निकाले, उसके पीछे जो बच गया जिसको तूड़ी भी कह दिया जाता है, उसको केटल्स के फीडिंग के लिए यूज किया जाता है। जो उसकी डंडी है, स्ट्रॉ है, उसको खाने, जो पशुओं के खाने के रूप में, फीडिंग के रूप में यूज किया जाता है, केटल्स, ठीक है। ग्लूटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर बेकर्स, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, बिकॉज जी बेकर्स होते हैं जो इडली डोसा वगैरह जो भी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चपाती जो भी बनाए, उनके लिए ये ग्लूटीन प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्पंजीनेस लाती है उसके अंदर, ठीक है जी। मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय डॉक्टर एन ई बोरलैग, नॉर्मन ई बोरलैग पूरा नाम है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का कारण भी तो बने थे, ये याद हो तो तुम्हें, मैंने रिवॉल्यूशन पढ़ाया वहां पे, बताई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का वैसे इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले कौन थे पता है तुम्हें, एम एस स्वामीनाथन। पर ये वर्ल्ड वाइड अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग हैं, और वो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का कारण बने थे, ठीक है। और गेहूं की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाली जो वैरायटी थी, मैंने फिर बात करता हूँ आज, ग्रीन रिवॉल्यूशन
ग्रीन रिवॉल्यूशन है तो ग्रीन से ही आने दो सर। हाँ, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो वैरायटी थी, वैरायटी चल रही यहाँ तो कौन कौन सी थी? जया और रत्ना और IR8 तो राइस की बताई थी सर आपने। और गेहूं की कौन कौन सी बताओ, सेमी डिवार्फ वैरायटी कौन कौन सी थी? एक तो सोनालिका, सोनालिका, और दूसरी थी कल्याणा सोना। ये याद रखेंगे, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए जिम्मेवार थी इंडिया में। पहले खाने के लाले पड़े हुए थे, ठीक है, और फिर बेचने तक की नौबत आ गई थी। इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया था इन दोनों, कल्याणा सोना और सोनालिका ने। और ऐसे ही राइस के अंदर जया रत्ना और IR8, इंटरनेशनल राइस 8, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन याद हो गया सर। नॉर्मन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलेग लाए थे सेमी ड्वार्फ वैरायटी, मेक्सिको कंट्री से इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। CRI ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी राइस अगर पढ़ रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं वीट पढ़ रहे हो तो उसके लिए CRI। CRI होता है क्या सर? क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन मतलब जो ज्वाल के रूप में रूट होती है पूरी, क्योंकि ये एक तो मोनोकोट है। गेहूं क्या होती है तुम्हें पता है? मोनोकोट है। हाँ सर, मोनोकोट है, मोनोकोट्स है। मोनोकोट में टेप रूट नहीं होती, फाइब्रस रूट होती है। एक जाल होता है, जैसे ये प्लांट है सर, उसके नीचे ऐसे जाल सा निकलता है। और ये पूरा जाल जो निकलता है ना, क्राउन जैसा नजर आता है, क्राउन इनिशिएशन कहते हैं इसको। और ये 22 दिन सोइंग के बीज उगाने के 22 दिन बाद ये पूरा क्राउन बन जाता है। और ये ही एक क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन है सर। इरिगेशन करना ही करना पड़ेगा, अगर इस स्टेज पे तुमने पानी नहीं दिया तो वो फसल जल जाएगी। क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की, इस टाइम पे ही पहला पानी लगना चाहिए, कोर जिसको कहते हैं, कोर इरिगेशन। तो देखिए भाई, ये लिखा हुआ CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आफ्टर 22 days ऑफ द सोइंग, 22 दिन के बाद आती है। फर्स्ट इरिगेशन शुड बी एट CRI स्टेज, CRI स्टेज पे पहला इरिगेशन कर देना चाहिए। इरिगेशन कितना पानी लेती है? 5 से 6 पानी लगते हैं गेहूं को पकने के लिए, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन अभी तो बता रहा था, CRI, CRI है, ये क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है। इसके दौरान पानी देना ही देना पड़ेगा, नहीं दिया तो वो फसल खराब हो जाएगी। विड, विड सर इसमें गुल्ली डंडा हो गया, कनकी ग्रास हो गया, फिलेरिस माइनर हो गया, ये सारे एक ही नाम है ये। फिलेरिस माइनर, कणकी या गुल्ली डंडा, ये ज्यादातर वीड होती है गेहूं के अंदर। और इनको कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रो आइसोप्रोट्यूरान और सल्फोसल्फोरान, सल्फोसल्फ्यूरान और आइसोप्रोट्यूरान का यूज किया जाता है इन वीड को कंट्रोल करने के लिए। सर ये दोनों तो आप बोल रहे हो ये है क्या? ये हर्बिसाइड्स हैं, ये दोनों क्या हैं? हर्बिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स। ये हर्बिसाइड्स हैं जो कि इनको जला देती है, वीड को किसी तरह से खत्म कर देती है, उसमें रहने नहीं देती, ठीक है जी। डिजीज की बात करें, डिजीज येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट, और दोनों की दोनों फंगस की वजह से होने वाली डिजीज हैं, फंगस की वजह से फैलती हैं, ठीक है जी। और वैरायटीज वैसे तो कल्याणा सोना और सोनालिका तो याद कर ही ली, जो हमारे रिवोल्यूशन के कारण बनी थी। और वैरायटी याद करें, C 306, HD 2967, WH 1105, WH 711, ये याद हो जाएंगी भाई सारी की सारी वैरायटीज। इस तरह से हमने पूरा वीट के बारे में फुल डिटेल पढ़ ली सर। एक बार रिवाइज करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे, कोई शक नहीं इसमें। देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं, पूरा डिटेल बता देता हूँ तुम्हें पूरा इसकी, देखना। कॉमन नेम कणक और गेहूं के नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें, ट्राइटिकम एस्टिवम। फैमिली की बात करें, पोएसी। लीडिंग कंट्री सबसे ज्यादा होने वाला चाइना। इंडिया में सेकंड नंबर पे है इंडिया पूरा प्रोडक्शन में, और यूपी उसमें प्रोडक्शन सबसे अच्छा देता है। प्रोडक्टिविटी पंजाब की अच्छी, 1 मन पर एकड़ लगेगा, 40 kg लगेगा। और फर्स्ट अगर नंबर 1 पे आने वाली क्रॉप पूछा जाए सीरियल्स में तो गेहूं को बोल दिया जाएगा। सेकंड प्रोड्यूसर इंडिया है, राइस के बाद दूसरे नंबर पे गेहूं आती है। गेहूं में एक प्रोटीन मिलती है जिसका नाम ग्लूटीन है, और जो स्ट्रॉ बचता है उसको चारे के रूप में पशुओं के यूज कर लिया जाता है। और बेकर्स के लिए ग्लूटीन प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से स्पंजी और फ्लेक्सीनेस आती है। नॉर्मन ई बोरलैग नाम के साइंटिस्ट थे, ये मेक्सिका से ड्वार्फ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज लाए थे इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन आया। और वो दोनों सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी, सोनालिका और कल्याणा सोना, ग्रीन रिवोल्यूशन का कारण बनी। ग्रीन रिवोल्यूशन आया कब, ये भी डेट कोई पूछ ले तो 1966 से 1967 में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है भाई। आगे बात करें, CRI क्रिटिकल स्टेज है सर। क्राउन रूट इनिशिएशन, जब रूट का जाला आना स्टार्ट होता है 22 दिन के बाद सोविंग के, और उसी दौरान पानी कम से कम लगाना ही चाहिए, नहीं लगाया तो वो क्रिटिकल स्टेज हो जाएगी, उसके बाद फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। CRI इज द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन कितने लगाने पड़ेंगे? पानी लगाना पड़ेगा सर, 5 से 6 पानी देने पड़ेंगे, तब जाके फसल पकेगी। और इसमें वीड जो होती है, फेलरिस माइनर, कनके और गुली डंडा होती है, और इनको कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, आइसोप्रोपाट्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान।
और डिजीज जो होती हैं, एक तो येलो रस्ट पीली पड़ जाना पत्ती का, और स्ट्रिप रस्ट मतलब उनमें धारियां व्हाइट व्हाइट कलर की धारियां बनने लगती है, फंगस की वजह से होती है। और वैरायटी दो तो याद कर ली ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान, सोनालिका कल्याणा सोना, और वैरायटी C 306 HD 2967, WH1105, WH711, ये सारी हमने क्या याद कर ली, इसकी वैरायटीज याद। और इस तरह से गेहूं पूरी तरह से याद सर। कणक गेहूं को कणक या गेहूं बोला जाता है, और वीट गेहूं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत होने का कोई चांस नहीं है गेहूं पे। अब नेक्स्ट क्रॉप बार्ले जो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है कह रहे किसी को, बोल दो भाई है तो। सही चल रहा है, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बार्ले, बार्ले को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बार्ले के बारे में फुल डिटेल देखिए, तो बार्ले के बारे में तुम्हें नॉलेज दी जाएंगी और क्या क्या बताया जाएगा देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं बार्ले। बार्ले को जो कहा जाता है, साइंटिफिक नेम हेरिडियम वल्गैरे कहते हैं इसको, हेरिडियम वल्गैरे जो। कॉमन नेम पे चलो सर, पहले कॉमन नेम जो, ठीक है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो होरिडियम वल्गैरे, होरिडियम वल्गैरे। फैमिली इसकी भी पोएसी, सर गेहूं की भी पोएसी, इसकी पोएसी, हाँ, क्योंकि ये सब पोएसी फैमिली, ग्रेमनी फैमिली, ग्रास फैमिली में से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लीडिंग कंट्री की अगर बात करें तो रशियन फेडरेशन में आता है, सबसे ज्यादा बार्ले पैदा किया जाता है, क्योंकि वहां पे बियर का ट्रेंड बहुत ज्यादा, बियर और वाइन का, और बियर और वाइन बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्रॉप अगर बोली जाए तो बार्ले जो है। और जर्मन, फ्रांस, यूक्रेन, इनमें सबसे ज्यादा बियर का कंजप्शन है, तो वहां पे ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है, इस सिर्फ माल्टिंग प्रोसेस के लिए, ताकि बेवरेज बनाए जा सके, ठीक है। लीडिंग स्टेट यूपी, अपने अपने यहाँ पे यूपी सबसे आगे है जो पैदा करने में। सीड रेट लगभग 1 मन से थोड़ा सा कम, 4 या 5 kg, 1 मन से कम। वीट के आसपास ही है, वीट का 40 kg था, इसका 30 से 36 kg पर एकड़ है। और वीट की तरह ही दिखाई देता, मोनोकोट ही होता है, परंतु जो बाद में जो सीड निकलता है वो अलग टाइप का होता है, ठीक है जी। बार्ले गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, इसमें प्रोटीन 8 से 15% प्रोटीन का अमाउंट है। और 60% इंडिया यूज करता है बार्ले का एज ए लाइव स्टॉक, अपने पशुओं को चराने के लिए। लाइव स्टॉक मतलब पशु, जितने पशुधन पाल रखा, गाय भैंस बकरी, उनको चराने के लिए, फीड करने के लिए बार्ले का यूज किया जाता है। 60% तो बार्ले ऐसे यूज होता है इंडिया में, ठीक है। बार्ले इज माल्टेड, माल्टेड मतलब इसको गला गला के, इसको फंगस के साथ रिएक्ट करा के अल्कोहलिक बीवरेज बनाई जाती है, जैसे वाइन और बियर बनाने में और शैंपेन बनाने में इसका यूज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बार्ले की बात करें तो दो तरह का, टू रो बार्ले और 6 रो बार्ले। टू रो बार्ले और 6 रो बार्ले, दो तरह का। जो टू रो बार्ले होता है, इसका यूज किया जाता था माल्टिंग में, माल्टिंग में मतलब अल्कोहल बनाने के लिए, बियर और वाइन बनाने के लिए। प्रेफर फॉर द माल्टिंग बिकॉज दे आर बोल्ड एंड बम्प ग्रेन यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, इनका एक साथ तो जर्मिनेशन होता है पूरे का, और इसका साइज भी अच्छा खासा होता है। हाई माल्टेड एक्सट्रैक्ट, इसमें से ज्यादा अमाउंट में माल्ट निकलता है, तो इसलिए इसको टू रो बार्ले जो बोला जाता है, इसको यूज करते हैं माल्टिंग के लिए। और 6 रो बार्ले जो होता है वो फूड फोडर के रूप में, फूड के रूप में पशुओं को चराने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डिजीज, इसमें भी स्ट्रिप डिजीज होती है, धारियां आने लगती हैं उसके अंदर, फसल के अंदर स्ट्रिप्स बनने लगती हैं, ठीक है। और वैरायटी की बात करें, BH393, BH75, BH902, BH 75, BH 393, BH 902, ये सारी वैरायटी हैं जो कि बार्ले की उगाई जा रही हैं इंडिया के अंदर, ठीक है भाई। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ बार्ले को फुल डिटेल में। रिवीजन देखो बार्ले की। अरे यार क्यों बीच में आ गया? हम्म, हाँ, तो रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। बार्ले की रिवीजन करवा दो सर एक बार। हाँ, कॉमन नेम जो, ठीक है। साइंटिफिक नेम होर्डियम वल्गेरे, और पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। रसिया सबसे ज्यादा वहां पे बीवर वीवर का कंजप्शन, इसलिए वहीं पे उगाया जा रहा है। यूपी लीडिंग कंट्री है, लगभग 1 मन से 4 या 5 किलो कम, 30 से 36 kg पर एकड़ उगाया जाता है। प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होती है, 8 से 15%। और बार्ले को 60%, तो इंडिया में लाइव स्टॉक को, पशुओं को चराने के लिए यूज किया जाता है। अल्कोहल बीवरेज बनाने में, बियर वाइन बनाने में इसका यूज होता है। टू रो वाला है वो तो वाइन बियर बनाने में, और 6 रो वाला पशुओं को चराने में यूज होता है। डिजीज इसमें स्ट्रिप डिजीज आती है। और BH393, BH75 और BH902, ये 3 वैरायटी हैं जो इंडिया में उगाई जा रही हैं, सोइंग की जाती है। तो इस तरह से बार्ले को भी कंप्लीट समझ लिया सर हमने। इसका सीड रेट याद रखें, बार्ले और वीट का, वो 40 kg था, और ये 30 से 36 kg पर एकड़ है। ये सीड रेट बहुत जरूरी है। साइंटिफिक नेम उसका क्या था? ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका होर्डियम वल्गेरे, साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे दोनों का। और उसकी फैमिली पोएसी, इसकी फैमिली भी पोएसी, वीट और बार्ली दोनों की फैमिली पोएसी। उसका साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका होर्डियम वल्गेरे। उसका
जो सबसे ज्यादा लीडिंग कंट्री कौन सी थी? चाइना। इसकी लीडिंग कंट्री रशियन, जर्मन, फ्रांस, यूक्रेन है। वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही थी? यूपी और पंजाब में, और यहाँ यूपी में। ठीक है, उसका जो सीड रेट था वो कितना था? 40 केजी पर एकड़ था। यहाँ 30 से 36 केजी पर एकड़ है। ठीक है भाई, उसमें प्रोटीन मिलती थी, ग्लूटीन। इसमें भी प्रोटीन का अमाउंट अच्छा खासा, 8 से 15%। तो ठीक है, इस तरह से याद कर लिया। ग्रीन रिवोल्यूशन में भी उसका रोल था, इसका कोई रोल नहीं था ग्रीन रिवोल्यूशन में बादले का। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल पढ़ा किसके बारे में? बादले हो गए सर तैयार। बादले और पेट बिल्कुल डिटेल में तैयार है सर, कोई क्वेश्चन आज ही फोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। पल्सिस। दो ही हमें, हमने जो चार्ट शुरुआत में पढ़ा रवि क्रॉप्स का, उसमें दो ही तो क्या पढ़नी थी हमें? सीरियल्स। और किसकी चल रही है, कौन सी सीरियल चल रही है, खरीफ या रवि? रवि की चल रही है सर, सारा डिटेल रवि का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? बोल दो। सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं सर, चिकपी। चिकपी मतलब चना। और पल्सीज स्टार्ट होगी सर, अब सीरियल्स कंप्लीट हो गए, पल्सीज दलहनी फसलों के बारे में स्टार्ट हो गया। दलहनी फसलों की कुछ खास बातें बता दूं पहले तो। पल्सीज कोई भी हो, मैंने पहले भी बताया है, अब फिर बताता हूँ। पल्सीज कोई भी हो, उनकी फैमिली पहली बात तो लेग्यूमिनेसी मिलेगी या फेबेसी, एक ही बात है। लेग्यूमिनेसी कहो, फेबेसी कहो, पेपिलियोनोसी नोसिएसी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फेबेसी एक बड़ी फैमिली है, उसकी सब फैमिली है। लेग्यूमिनेसी तो दोनों लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को कोई कहे मैं हरियाणा से हूँ, ठीक बात है, मैं इंडिया से भी तो हूँ, ये भी तो सही है। हरियाणा ही इंडिया के अंदर ही तो है हरियाणा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ऐसे ही ये है, लेग्यूमिनेसी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की तरह लेग्यूमिनेसी, और पंजाब हो गया फेबेसी, नहीं इंडिया हो गया फेबेसी। तो दोनों एक ही तो बात है, कोई गलत बात नहीं है। फेबेसी लिख दे, लेग्यूमिनेसी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे हरियाणा में, मैं अब हरियाणा में एग्जिस्ट करता हूँ। जैसे कहीं एचयू यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, सही बात है। इंडिया में है तो भी तो सही बात है, वही बात है। लेग्यूमिनेसी लिखो चाहे फेबेसी लिखो, दोनों चलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं चिकपी, चना। चना जो है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली मतलब सर दालों की, हम पल्सीज दालें पढ़ने जा रहे हैं। दालों की खास बात, दालों की सारी कोई भी दाल हो उसकी फैमिली मिलेगी लेग्यूमिनेसी, उसकी फैमिली मिलेगी लेग्यूमिनेसी। और हर एक दाल के अंदर रूट में नोड्यूल बनेंगे, और नोड्यूल बनाने के लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेवार है जिसका नाम राइजोबियम, जो कि एक सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, उसके साथ जुड़ के रहता है, वो उसको फैसिलिटी देता है, वो उसको फैसिलिटी। तो ये बैक्टीरिया क्या फैसिलिटी देता है सर? नोड्यूल बनाता है। नोड्यूल क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट सीधा यूज नहीं कर सकता, उस बैक्टीरिया की हेल्प से उसको फिक्स करना पड़ता है। राइजोबियम बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये एग्जाम में टिक होगा एक बार इस साल, पक्का होगा, मैं बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर होना है वो, राइजोबियम। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम होता है, नॉन लेग्यूमिनस में और होते हैं, जैसे फ्रेंकिया। फ्रेंकिया है वो एल्नस और केजुलिना, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी है। ठीक है, और एक राजमा जो है ना, राजमा दाल होते हुए भी इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, ये खास बात याद रख सकते हो। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर, और सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट की बात करा जाए तो वो सोयाबीन होती है भाई, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली मिलेगी, जितनी भी दालें पड़ेंगी सबकी, और सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। कौन कर रहा होगा? राइजोबियम कर रहा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है जी, ये बातें तो कॉमन है हर एक दाल के लिए, पल्स के लिए, चाहे वो रबी की हो चाहे वो खरीफ की हो, कोई मैटर नहीं रखता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नेम बोला जाए चिकपी चने का तो सर चना है, बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ठीक है भाई, साइंटिफिक नेम इसका साइसर एरिटेनियम, साइसर एरिटेनियम है सर। फैमिली लेग्यूमिनेसी। लीडिंग कंट्री इंडिया, इंडिया पहले नंबर पे आता है। और मध्य प्रदेश, इंडिया में भी अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है सर। सीड रेट बोला जाए, देसी चना बोया जाए तो 15 से 18 केजी पर एकड़ बोया जाएगा, देसी वाला। और काबुली चना जिसको बोलते हैं, काबुली, काबुली भी कह देते हैं, काबुली, वो 36 केजी पर एकड़, डबल हो जाता है सर। देसी वाला 18 ही केजी है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। जिसका साइज छोटा होता है ना, जिस भी फसल का, उसका सीड रेट हाई मिलता है। जिसका साइज बड़ा होता है उसका सीड रेट, साइज बड़ा होगा ना उसका सीड रेट हाई मिलेगा, ज्यादा केजी में लगेगा। और सीड रेट जिसका साइज छोटा होगा वो कम अमाउंट में लगेगा, क्योंकि उसके सीड का नंबर ज्यादा बढ़ जाता है ना, साइज छोटा तो नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए उसको कम केजी यूज करना पड़ेगा पर एकड़। और जिसका साइज बड़ा है, काबली चना बड़ा होता है एज कम्पेयर टू देसी चना, तो काबली चने का साइज बड़ा होने की वजह से उसका वेट भी क्या लगेगा? ज्यादा, 36, डबल हो गया लगभग देसी का। ठीक है सर। नंबर वन पल्ज क्रॉप ऑफ इंडिया, अगर नंबर वन सीरियल्स पूछा जाए तो वीट, नंबर वन पल्ज पूछा जाए इंडिया में तो क्या? चना, चिकपी, याद सर। ग्लोबली इट इज द थर्ड मोस्ट पल्ज क्रॉप आफ्टर, ये तीसरी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा उगाई जाने वाली अगर क्रॉप माना जाए ना, तो तीसरी पल्ज है ये, तीसरी नंबर पे। इससे पहले कौन कौन आते हैं? राजमा और मटर आते हैं सर। राजमा, इससे पहले कौन आता है? राजमा आता है, जिसको
फेसियलस वल्गैरिस कहते हैं, और ड्राई पी तो सबको पता पाइसम सैटिवम होता है। पाइसम सैटिवम, ड्राई पी। पाइसम सैटिवम पे किसने खोज करी थी रे? बताओ। मेंडल ने, ग्रेगर जोहन मेंडल ने। सर पाइसम सेटिवम पे ही पूरा अपना जीवन उसी पे न्यौछावर कर दिया था। पाइसम सेटिवम पे ही बहुत सारी स्टडी करी, और फादर ऑफ जेनेटिक्स बने मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किस पे स्टडी करके? गार्डन पी पे, पाइसम सेटिवम पे। सर याद रखेंगे ये भी। मेंडल की कहानी मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा अभी फिलहाल, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा डिटेल पढ़ाता, कहानियां सुनाता अच्छी अच्छी, और बताऊं भी का। फेसियोलस वल्गैरिस राजमा, और गार्डन पी या ड्राई पी पाइसम सेटिवम। इनके बाद तीसरे नंबर पे थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पल्स माना जाए तो वो कौन है? चिकपी, चना। ठीक है। लीव्स कंटेन मेलिक और सिट्रिक एसिड होता है, इसके पत्ते में मेलिक और सिट्रिक एसिड होता है। खाओगे ना कभी भी चने की पत्ती देना तोड़ के, तो वो थोड़ा सा खट्टापन आएगा उसके अंदर, थोड़ा सा नमकीन नमकीन लगेगी। क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड और मेलिक एसिड है सर। हम्म। थोड़ा सा खट्टा लगेगा तुम्हें। और वो स्टमक में पेन हो रहा हो, किसी के स्टमक से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो उसको सॉल्व करने में, रिजॉल्व करता है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यूज करना चाहिए इसका। ठीक है। निपिंग, निपिंग वर्ड चने के लिए यूज होता है। और एक और बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, कैस्टर अरंडी के लिए भी इसका यूज होता है, और टोबैको में भी इसका यूज कर लेते हैं निपिंग। निपिंग क्या होता है सर? तोड़ना, पत्ते तोड़ना। ऊपर से जो पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट, टॉपिंग भी निपिंग भी बोल देते हैं उसको, ऊपर के पार्ट को कट कर दो। जैसे चना बढ़ता जा रहा लंबाई होता जा रहा, उसके ऊपर के हिस्से को काट दो, फिर इसमें वर्टिकल ग्रोथ, साइड ब्रांचेज बढ़ने लगेगी, ज्यादा चने लगेंगे। अगर वो ऊंचा चलता रहता तो एक ही ब्रांच होती है, उस पर थोड़े से चने लगते, और अब अगर उसको साइड ग्रोथ होने लगे और ब्रांचें निकलेंगी, तो चने का अमाउंट, यील्ड, पैदावार बढ़ जाएगी। इसलिए ऊपर के पार्ट को काटने को क्या कहते हैं? निपिंग। ऊपर के हिस्से को कट कर दो, उसको क्या कहते हैं? निपिंग। याद? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं निपिंग के बाद। फील्ड प्रिपरेशन, इट नीड क्लाउडी एंड रफ लैंड फॉर गुड एरिएशन ऑफ द रूट जोन। इसमें कोई भी मान लो रफ जमीन पड़ी है, उसी में उगाया जा सकता है, बस उसको थोड़ा सा रफ करना होता है, क्लाउडी बनाना होता है, क्योंकि उसमें एरिएशन अच्छा हो, रूट जोन तक हवा पहुंच सके, एयर जा सके, और वो प्लांट ग्रो कर सके, बस इतना ही। और इसके लिए कोई गुड सीड बेड तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो देखो, इट इज नॉट नीड गुड सीड बेड। क्लासिफिकेशन किया जाए, एक देसी चना होता है और एक काबली चना होता है सर। देसी जो चना है, चिकपी है, उसको वो ब्राउन ग्राम भी कहते हैं, क्योंकि ब्राउन कलर का होता है। और जो काबली चना होता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए उसको व्हाइट ग्राम कहते हैं सर। इनमें डिफरेंस क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो, जो देसी चना है वो सीड कलर उसका येलो से लेके डार्क ब्राउन तक मिलेगा। सीड का साइज है वो छोटा मिलेगा। यील्ड पोटेंशियल होता अमाउंट में ज्यादा बैठता है। प्लांट स्मॉल होते हैं और गुड ब्रांचिंग अच्छी दिखाई देती है। कैनोपी जो होती है ना, कैनोपी प्लांट के जो कैनोपी बनती है, शेप बनती है वो प्लांट की, बिल्कुल डार्क ग्रीन नजर आएगी। और लीफलेट्स छोटे होते हैं, पत्ते इसके छोटे मिलेंगे काबली के कंपैरिजन में। कैनोपी इसकी डार्क ग्रीन मिलेगी, उसकी थोड़ी लाइट ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है। इसका हाई पोटेंशियल, उसका लो पोटेंशियल है। इसका साइज स्मॉल है उसके कंपैरिजन में, उसका इससे बड़ा है। ये येलो, ये ये येलो से डार्क ब्राउन नजर आता है, वो व्हाइट कलर का नजर आता है। उसका साइज बड़ा होने के कारण बोल्ड होता है और वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस हो रहा है देखो। काबली की बात करें, व्हाइट ग्राम की, सीड कलर व्हाइट होता है। ठीक है। सीड और बोल्ड बड़े होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। यील्ड पोटेंशियल कम है, ये पैदावार कम होती है। प्लांट लंबे होते हैं। कैनोपी लाइट ग्रीन होती है, जबकि उसकी बिल्कुल डार्क ग्रीन होती है। लीफलेट्स लार्जर, पत्ते बड़े नजर आते हैं देसी ग्राम के कंपैरिजन में। अगर बात करें डिजीज, इसमें कौन सी होती है? विल्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। विल्टिंग होती है, चने कौन सा भी हो उसमें विल्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेराइटी HC1, HC3 और HC5, ये तो देसी ग्राम की तो तीन वैरायटी, HC1, HC3 और HC5 है। HK1, HK2 काबली चने की ये दो वैरायटी है। तो इस तरह से हमने चने को पूरा, चिकपी को पूरा याद किया, एक एक बात देख ली उसकी। दो प्रकार के देसी चना भी मिला, काबली चना, देसी चना ब्राउन कलर का, ये व्हाइट कलर का। और इनका डिफरेंस भी देखा सर। निपिंग वर्ड भी यूज होता है चने के लिए, निपिंग वर्ड। उसके ऊपर से 30 से 40 दिन के बाद उसके ऊपर से कटिंग कर देनी चाहिए, ताकि यील्ड पैदावार बढ़े, उसकी ब्रांचिंग साइड लेटरल ग्रोथ हो, उसके ऊपर एपिकल ग्रोथ ना हो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है सर। इसके लिए रफ कोई गुड सीड बेड तैयार करने की जरूरत नहीं। ये तीसरे नंबर पे आता है। राजमा और मटर के बाद तीसरा नंबर इसी का है। अगर इंडिया की नंबर वन क्रॉप पूछा जाए पल्सीज में, तो यही मानी जाती है सर। इसका सीड रेट 15 से 18 kg देसी का, और 36 kg डबल हो जाता है काबली का, क्योंकि साइज बड़ा है। लीडिंग स्टेट MP है, इंडिया ही लीडिंग कंट्री है। और फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी सीसर, साइसर एरिटेनम इसका साइंटिफिक नेम, साइसर एरिटेनम है। चना या बंगाल ग्राम इसको बोला जाता है। ये पूरा रिवाइज, चिकपी चना याद। आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत नहीं, चना भी पूरा डिटेल में आ जाए तो सारे क्वेश्चन कर देना। विल्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इसके अंदर सर देसी चने की तीन, HC1, HC3, HC5 तीन वैरायटी देखने को मिलेगी, और काबली की दो, HK1, HK2 याद। इस तरह से हमने पूरा क्या रिवाइज कर लिया रे? चने को भी पूरा रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं किसके ऊपर? नेक्स्ट
और भी पल्जीज ही पढ़ेंगे अभी तो फिलहाल सर। हाँ, पूरा पल्जीज पे पूरा डिटेल। अब बात करते हैं मसूर। मसूर की दाल, जिसको लेंटिकल बोलते हैं, उसकी फुल डिटेल देख लीजिए। हाँ, तो करें स्टार्ट भाई। मसूर की दाल, लेंटिकल। स्टार्ट। लेंटिकल सर, मसूर की दाल को कहते हैं लेंटिकल। कॉमन नेम अगर इसका देखा जाए तो मसूर या मसर बोलते हैं सर। साइंटिफिक नेम बात करें तो लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा है सर इसका साइंटिफिक नेम। फैमिली लेग्यूमिनेसी, सारी दालों की फैमिली लेग्यूमिनेसी। देखो यहाँ लेग्यूमिनेसी। अगर नेक्स्ट देखो फ्रेंच बीन तो वी लेग्यूमिनेसी। अगर तुम मटर को देखोगे तो वी लेग्यूमिनेसी, और चना चिकपी गया उसमें भी लेग्यूमिनेसी। तो सारी दालों की सारी की फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी। ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। फिर लीडिंग कंट्री अगर बोला जाए, मसूर की दाल सबसे ज्यादा कनाडा में पैदा की जाती है। और इंडिया में अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा। और सीड रेट इसका 12 से 15 केजी पर एकड़ बोया जाता है अगर स्मॉल सीड वैरायटी हुई, छोटे साइज वाली। और बड़े साइज की वो बोल्ड सीड वैरायटी बोओगे तो 18 से 20 केजी पर एकड़, 5 केजी के करीब बढ़ जाएगा सीड रेट। ठीक है। सीड रेट इसका 12 से 15 केजी पर एकड़ ही होता है, स्मॉल साइज की वैरायटी बोई है। अगर बड़े साइज बोल्ड सीड वैरायटी बोई है तो उगाई गई तो 18 से 20 केजी पर एकड़ हो जाता है। वैरायटी बोली जाए, हरियाणा मसर एक, हरियाणा मसूर वन, और सपना और गरिमा, ये तीन वैरायटी, हरियाणा मसूर वन, सपना और गरिमा, ये तीन वैरायटी इसकी उगाई जा रही हैं मार्केट में। याद भाई। मसर या मसूर इसका नाम है सर। लेंस एस्कुलेंटा इसका साइंटिफिक नेम। लेग्यूमिनेसी फैमिली, कनाडा में सबसे ज्यादा, इंडिया में यूपी में सबसे ज्यादा, 12 से 15 केजी पर एकड़ उगाई जाती है सर। अगर ये स्मॉल वैरायटी उगाई, अगर बड़े साइज के सीड उगाए तो 18 से 20 केजी पर एकड़। और इसकी वैरायटीज की बात करें, हरियाणा मसूर वन, सपना, गरिमा, याद सर सारा डिटेल कंप्लीट। लेंटिकल मसूर पूरा याद। अब आगे बढ़ूं। नेक्स्ट वैरायटी फ्रेंच बीन सर। फ्रेंच बीन की बात कर लेते हैं। फ्रेंच बीन जिसको राजमा बोला जाता है भाई, राजमा। और इसके जो कॉमन नेम है वो राजमा है। ये किडनी के जैसी दिखाई देती है तो किडनी बीन भी कहते हैं, कॉमन बीन भी बोला जाता है। किडनी बीन, कॉमन बीन, राजमा, फ्रेंच बीन, ये सारे इसके कॉमन नेम। साइंटिफिक नेम की बात करें तो फैसियोलस वल्गैरिस, फैसियोलस वल्गैरिस, फैसियोलस वल्गैरिस सर याद। फैसियोलस वल्गैरिस। फैमिली की बात करें, लेग्यूमिनेसी। लीडिंग कंट्री देखें, राजमा सबसे ज्यादा होता है ब्राजील में। कॉफी भी सबसे ज्यादा ब्राजील में। ठीक है। लीडिंग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है राजमा। सीड रेट की बात करें तो एक मन से ज्यादा 48 केजी तक चला जाता है, एक मन से। एक मन मतलब 40 केजी से 48 केजी पर एकड़। और इसकी वैरायटीज की बात करें, HIM 1, ज्वाला, VL 63, VL 63। तो इस तरह से फिर से एक और कंप्लीट किया हमने दाल। कौन सी दाल, राजमा सर। क्या नाम था, कॉमन नेम राजमा था, कॉमन बीन था, या किडनी बीन था। इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें, फेसियोलस वल्गैरिस। लेग्यूमिनेसी फैमिली, ब्राजील में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट देखा जाए तो। और सीड रेट 48 केजी तक जा सकता है, 40 से 48 केजी पर एकड़। और HIM 1, VL 63 और ज्वाला, इसकी तीन वैरायटी इंपॉर्टेंट याद। तो ये फ्रेंच बीन राजमा भी तैयार, लेंटिकल मसूर भी तैयार, और चिकपी चना अभी भी तैयार करके आए। आगे मटर पाइसम सेटिवम, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मटर पाइसम सेटिवम, साइंटिफिक नेम लेग्यूमिनेसी फैमिली। चाइना लीडिंग कंट्री, इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी में 30 से 40 केजी पर एकड़ उगाया जाता है। अगर इसकी टाल वैरायटी उगाई जाए तो 30 केजी पर एकड़ यूज होगा। और इसकी ड्वार्फ वैरायटी को उगाया गया तो 40 केजी पर एकड़ तक यूज हो सकता है। दो तरह का गार्डन पी और फील्ड पी होता है। गार्डन पी को खाने में कच्चा, कच्चा इमेच्योर को खाने में यूज किया जाता है, सीड को टेबल पे परोसा जाता है। जबकि फील्ड भी होता है, उसको मेन्योर के रूप में, फॉरेज खाद के रूप में वगैरह वगैरह में यूज किया जाता है। और वैरायटी की बात करें तो इसकी तीन वैरायटी है, अपर्णा, जयंती, रचना। अपर्णा, जयंती, रचना। और ये कंप्लीट पाइसम सेटिवम मटर भी मैंने पूरा पढ़ाया। और आगे देखिए एक बार, इसको रिवाइज कराते हैं। देखिए, कॉमन नेम की बात करें सर मटर। अगर साइंटिफिक नेम की बात करें, पाइसम सेटिवम। फैमिली लेग्यूमिनेसी। लीडिंग कंट्री चाइना, इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी में। सीड रेट अगर बड़ी वैरायटी हुई है, टाल वैरायटी तो 30 केजी पर एकड़। अगर ड्वार्फ वैरायटी तो 36 से 40 एकड़ केजी पर एकड़। क्लासिफिकेशन दो तरह का, गार्डन पी और फील्ड पी। गार्डन पी को टेबल पे परोसा जाता है, यंग इमेच्योर ग्रीन सीड का यूज किया जाता है खाने में। जबकि ये फॉरेज पशुओं के लिए और ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है, मेच्योर सीड का यूज होता है फील्ड पी। और वैरायटीज की, अपर्णा, जयंती, रचना। अपर्णा, जयंती, रचना, ये तीनों याद। मटर पूरा कंप्लीट। पल्सीज भी चार हमने तैयार कर ली भाई। और इससे पहले दो हमने क्या याद किए, सीरियल्स। सीरियल्स में क्या क्या, वीट और क्या पढ़ा बोलो, वीट और क्या पढ़ा, जो।
ठीक है। वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, और जो का साइंटिफिक नेम हॉर्डियम वल्गैरी, याद। और सर बताओ, फ्रेंच बीन का साइंटिफिक नेम फ्रेंच बीन का फेसियोलस वल्गैरी। मटर का साइंटिफिक नेम पाइसम सेटिवम। मटर की फैमिली लेग्यूमिनेसी। चिकपी की फैमिली लेग्यूमिनेसी। वीट की फैमिली पोएसी। बार्ले की फैमिली पोएसी। ओराजा सटिवा फैमिली का नाम बताइए। सर पोएसी। तो ऐसे याद चल रहा है, सही बढ़िया। मैं फैन ऑन कर लूं एक बार बस। हम्म। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक याद सारा सही चल रहा है, माहौल बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ऑयल सीड तिलहनी फसलों की बातें करते हैं। ऑयल सीड तिलहनी फसलें जितनी भी हैं हमारी, उनकी फुल डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखिए ऑयल सीड तिलहनी फसलें, हाँ, तो इनको भी कंप्लीट किया जाए। ऑयल सीड में क्या क्या है, तो देखें जरा। पढ़ाओ सर। ऑयल सीड, ऑयल सीड, मस्टर्ड, सरसों, ऑयल सीड। मैं मार्कर थोड़ा चेंज करूँ, हाँ। कॉमन नेम की अगर बात करी जाए ऑयल सीड मस्टर्ड सरसों की, तो सरसों है, सरसों ही बोलते हैं। ठीक है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो ब्रेसिका स्पीसीज, ठीक है सर। फैमिली की बात करें तो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, एक ही बात है। लीडिंग कंट्री इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, इंडिया में भी सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों होती है भाई। ठीक है। सीड रेट सर 1.5 किलो से 2 किलो पर एकड़, 1.5 से 2 किलो पर एकड़ यूज होता है। इसकी पोड जो फली होती है उस फ्रूट बोलते हैं, और फ्रूट का एक नाम होता है, अलग अलग टाइप के फ्रूट होते हैं मार्केट में, और मैं फ्रूट टॉपिक पढ़ा चुका हूँ फुल डिटेल। सिलिक्वा, हम पढ़ चुके हैं ये बात। सिलिक्वा टाइप का फ्रूट होता है किसके अंदर, मस्टर्ड के अंदर। ठीक है। मेन वीड का नाम और बैंक, और बैंक की क्या सर, और बैंक की भी मैं फुल डिटेल पढ़ा चुका हूँ। वीड के अंदर ये होती है टोटल रूट पैरासाइट, पैरासाइट ये सरसों की रूट से अपना न्यूट्रिशन लेती है और उसी पे जिंदा रहती है। सरसों इसके लिए होस्ट का काम करता है, उसी से अपना न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके जिंदा है। इसको कहते हैं हम टोटल रूट पैरासाइट। और बैंक के वीड, ये पाई जाती है किसके अंदर, मस्टर्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाली वीड। वैरायटीज की बात करें मस्टर्ड की, कुछ वैरायटी, वैरायटी देख लीजिए। टोरिया जो इसकी टोरिया टाइप है इसका, उसके अंदर TH68 और संगम मिलेगी। राया है उसमें RH9304, RH9801, RH30। और तारामीरा जो टाइप है उसमें T27। येलो सरसों है उसका YSH0401। और ब्राउन सरसों है उसमें BSH1 और पूसा कल्याणी, ये वैरायटी मिलती है। ठीक है भाई। पुष्पा कल्याणी BSH1 ब्राउन सरसों की। येलो सरसों की पूछे तो YSH0401। तारामीरा की पूछे T27। राया की पूछे तो RH लगा मिलेगा सब में, राया वाले में RH9304, RH9801, RH30। और तोरिया की बात करें तो TH68 और संगम, ये बात। और वीड की बात अभी अभी इसमें जो खरपतवार वीड पाई जाती है जिसका नाम और बैंक है, टोटल रूट पैरासाइट, याद रखें। फ्रूट का या पोड का नाम क्या है, सिलिक्वा। सीड रेट 1.5 किलो से 2 किलो पर एकड़ लगता है। सबसे ज्यादा हरियाणा के किस स्टेट में होती है सरसों, राजस्थान में। और वर्ल्ड वाइड किस देश में सबसे ज्यादा मिलती है, इंडिया में। इसकी फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी, इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिकेसी स्पीसीज, और कॉमन नेम सरसों। ये पूरा याद। मस्टर्ड कंप्लीट। अब मस्टर्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीटली करके आओगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है क्या, बोलो। सनफ्लावर, सूरजमुखी की बात करें सर, सूरजमुखी सनफ्लावर। इसकी फैमिली सब पढ़ा चुका हूं मैं, फैमिलियां पहले पढ़ा चुका हूँ, फैमिली सारी याद तो करा चुका। एस्ट्रेसिया या कंपोजिटिव फैमिली नहीं बताई थी मैंने इसकी, और इसकी ट्रिक भी बताई थी, इसके एग्जांपल कैसे याद रखोगे सब फुल डिटेल पीछे हैं लेक्चर्स में। कॉमन नेम सूरजमुखी, साइंटिफिक नेम हेलेंथस एनस। फैमिली एस्ट्रेसिया कंपोजिटी, सबसे ज्यादा होता है ये रशिया में। और लीडिंग स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका में सबसे ज्यादा सनफ्लावर उगाए जा रहे हैं। सीड रेट इसका भी बिल्कुल सेम सरसों वाला, और इसका देखो 1.5 से 2 kg पर एकड़ हाइब्रिड उगाया जाए तो। अगर तुमने अदर कोई लोकल वैरायटी उगाई तो 4 kg पर एकड़ भी यूज हो सकता है। सोविंग टाइम की बात करें तो ये 15 जून से लेके 15 फरवरी तक उगाया जाता है। लेट जून के एंडिंग में
नहीं, जनवरी के एंडिंग में और फरवरी के शुरुआती 15 दिनों में ये उगाया जाता है। ठीक है भाई, ये याद रखें। सोविंग टाइम क्या है इसका, सनफ्लावर का इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर एक डे नेचुरल प्लांट है, डे नेचुरल प्लांट जिसको दिन और रात के दोनों की बराबर बराबर मात्रा की लगभग जरूरत है, और जिसपे कोई कम फर्क पड़े सनलाइट का। सनफ्लावर ऑयल हैज हाई विटामिन ई कंटेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई विटामिन ई कंटेंट मिलता है इसमें, विटामिन ई बहुत ज्यादा होती है। हेलियोट्रोपिज्म, सर ये क्या है? ये टर्म सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर के लिए यूज होगी और किसी के लिए यूज नहीं होगी। सनफ्लावर के लिए हेलियोट्रोपिज्म वर्ड यूज होगा। हाँ, हेलियोट्रोपिज्म का मतलब बताता हूँ। सनफ्लावर सुबह उठा तो किसकी तरफ मुंह करे हुए खड़ा था, अपना माउथ उसका किसकी तरफ था? पूर्व की तरफ। फिर नॉर्थ की तरफ हुआ, और शाम को जाते जाते वो वेस्ट की तरफ चला जाता, पश्चिम की तरफ। ऐसा क्यों करता है? वो सन के साथ साथ अपने आप को 180 डिग्री पे रोटेट करता है, और सुबह फिर उगाओगे तो वापस उसका माउथ कहाँ मिलेगा रे? मॉर्निंग में उठते ही कहाँ मिलेगा उसका माउथ? फिर वापस पूर्व में, ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये हेलोट्रोपिज्म होता है। 180 डिग्री अपने आप को सन के साथ साथ सन की दिशा में रोटेट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है रे? हेलोट्रोपिज्म। तो ये देखो, ये लिखा हुआ 180 डिग्री रोटेशन, सनफ्लावर मूव टुवर्ड्स द सन, रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाता रहता है, और सुबह फिर वहीं से स्टार्ट करता है, रात को वापस चला जाता है। वेराइटी DRSH1, SH1, HSFH848, ये तीन वैरायटी तुम्हें याद रखनी है सनफ्लावर की। सनफ्लावर पूरी तरह से याद, मस्टर्ड पूरी तरह से याद। सनफ्लावर का कॉमन नेम सूरजमुखी सर, और हेलेंथस एनस इसका साइंटिफिक नेम। एस्ट्रेसी कंपोजिटेसी फैमिली, रशिया में सबसे ज्यादा होता है। कर्नाटका इसका सबसे लीडिंग स्टेट है। 1.5 से 2 किलो हाइब्रिड यूज होता है। अगर कोई और वैरायटी बोए तो 4 kg पर एकड़ यूज होता है। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका बुआई का समय होता है। डे नेचुरल प्लांट है, विटामिन ई हाई मात्रा मिलता है, हेलोट्रोपिज्म देखने को मिलता है, सन के साथ साथ रोटेट करता है। ये सारी बातें सनफ्लावर के बारे में खास। वैरायटीज की DRSH1, HS1 और HSFH848, ये सारी इसकी वैरायटीज याद सर। मस्टर्ड और सनफ्लावर फुल डिटेल याद भी, या इन्हीं में से आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। और ऑयल सीडेड में दो पढ़ ली हमने, कौन कौन सी? मस्टर्ड और सनफ्लावर, तिलहनी फसलें कहते हैं जिनको। और अब ये तिलहनी या ऑयल सीडेड तीन और पढ़नी है हमें, कौन कौन सी? तारामीरा, लिंसीड और कुसुम। तारामीरा, लिंसीड और कुसुम को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट, देखिए जरा, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तारामीरा को स्टार्ट किया जा रहा है। तारामीरा ये भी एक तिलहनी फसल है। ठीक है, कॉमन नेम इसका तारामीरा है। लोकल नेम अगर इसकी बात की जाए तो इसका लोकल नेम है तथा, और एंड। और नहीं कह देते, और एक और वो वाला और, तथा एंड। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इरिका विस्केरिया, विसिकेरिया। ठीक है, इरुका विसिकेरिया। ठीक है, याद रखिएगा, इरुका विसिकेरिया। लोकल नेम इसका एंड होता है, और होता है। ग्रो इन नॉन इरिगेटेड एरिया ऑफ द राजस्थान में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। लीडिंग स्टेट बोला जाए तो राजस्थान है इसका, और लीडिंग कंट्री बोला जाए तो अफ्रीका है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में अगर लीडिंग स्टेट पूछा जाए तो राजस्थान। ठीक है, इट इज यूज एज फीड कैमल, ऊंटों को खिलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। लीडिंग कंट्री की बात करें अफ्रीका, लीडिंग स्टेट की बात करें राजस्थान, नॉन इरिगेटेड एरिया ऑफ द राजस्थान। लोकल नेम इसका और है, कॉमन नेम इसका तारामीरा है, साइंटिफिक नेम का इसका इरुका विस्केरिया है। ठीक है, और सीड रेट इसका 5 kg पर एकड़ है, 5 किलो यूज होता है भाई, सीधा सा 5 kg तारामीरा। इंपॉर्टेंट वैरायटी T27, ITS से RTM314, RTM14, ये इसकी वैरायटीज हैं। तो याद हो गया, तारामीरा एक तिलहनी फसल है सर, तेल निकालने वाली ऑयल सीडेड क्रॉप है। इसका लोकल नेम और है। ये नॉन इरिगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। कैमल को फीड करने में इसको यूज किया जाता है। इरुका वेसिकेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। 5 kg पर एकड़ इसका सीड रेट होता है। लीडिंग अगर कंट्री पूछा जाए तो अफ्रीका, लीडिंग स्टेट इंडिया के अंदर पूछा जाए तो राजस्थान। और इसके कुछ वेराइटीज याद करनी, T27, RTM14, RTM314 और ITSA, ये कुछ इसकी वैरायटी हैं जो हमें याद कर लेनी है। याद होगी भाई सभी को? तो ये होगा तारामीरा का खेल फिनिश। अब बात करते हैं लिंसिड, अलसी की बात करते हैं। अलसी, अलसी लिंसिड के बारे में। अलसी जिसको कहते हैं लिंसिड, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है लेनियम यूसिटेटिसियम सीमम। देखिए, एक मिनट रुको, मार्कर चेंज करता हूँ। हाँ, तो देखो भाई, अरे हाँ, लिंसिड अलसी जिसको बोला जाता है, कॉमन नेम अलसी है। साइंटिफिक नेम की बात करें, लेनियम यूसिटेटी सीमम, यूटी
यूसी टेटिसिमम, लीनियम यूसी टेटिसिमम। ठीक है सर। फैमिली की बात करें, लीनियसी। लीडिंग कंट्री, चाइना में सबसे ज्यादा। इंडिया में अगर बात करें तो एमपी में 12 से 15 केजी पर एकड़ इसका सीड रेट है। और इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है चंबल, जवाहर 23, शिखा, त्रिवेणी, शीतल, गौरव, किरण। याद, किरण। देखो नाम है सबके, शिखा, त्रिवेणी, शीतल, गौरव, किरण, जवाहरात 23 और चंबल। ये तो नाम है आदमियों के, इंसानों के नाम दे रखे हैं सर, उन्हीं के नाम पे। हाँ, सीड रेट इसका 12 से 15 केजी याद रखेंगे। लिनसीड अलसी का 15 केजी तक उगाया जाता है पर एकड़। इंडिया में सबसे ज्यादा एमपी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। अगर लीडिंग कंट्री की बात करें तो चाइना में सबसे ज्यादा होती है। इसकी फैमिली लीनियसी फैमिली। इसका साइंटिफिक नेम लीनियम यूसी टेटिसिमम, यूटी यूसी टेटिसिमम। अलसी इसको बोला जाता है, लिनसीड। और ये तेली है, तो तेल निकालने के लिए यूज होने वाला सीड है लिनसीड। ठीक है, याद। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ। देखिए जरा, अब बात करते हैं कुसुम। कुसुम या जिसको सैफलावर के नाम से बोला जाता है, सैफलावर, सैफरॉन बोल देते हैं, सैफरॉन। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका है जाफर, फेक सैफरॉन या डायर सैफरॉन। कॉमन नेम जाफर के नाम से भी जाना जाता है, फेक सैफरॉन, नकली सैफरॉन के नाम से भी, और डायर सैफरॉन भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैर्थेमस टिंकोटोरियस, टिंक्टोरियस। ठीक है, टिंक्टोरियस, कैर्थेमस टिंक्टोरियस। और फैमिली इसकी पोएसी, जो गेहूं वाली है, जौ वाली है और राइस वाली है, वही पोएसी फैमिली। रीडिंग कंट्री इसका अजीब नाम, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन, कुसुम, साफर। सेकंड पोजीशन इसकी इंडिया में है। सीड रेट इसका 15 से 20 केजी पर एकड़ उगाया जाता है नॉन इरिगेटेड एरिया में। लैंड में उगता, कम पानी की जहाँ सुविधाएं कम है। 10 से 15 केजी पर एकड़। इरिगेटेड एरिया में कम उगाना पड़ेगा, 10 से 15। और नॉन इरिगेटेड एरिया वहाँ 15 से 20 केजी उगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कुछ सीड खराब हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा सीड रेट रखना पड़ता है नॉन इरिगेटेड एरिया में। फ्लावर ऑफ द सेफ्लावर कॉल्ड कैमरीन। इसके जो फ्लावर होते हैं सेफ्लावर के, उसको कैमरीन बोला जाता है। याद रखें, पूछा गया क्वेश्चन, कैमरीन। इंपॉर्टेंट वैरायटीज बहुत है भाई इसकी, कितनी की याद करोगे। औरों की सबकी याद कर लो, इसकी मत करो। ऑप्शन मिलेगा तो जो याद नहीं कर रखी वही आंसर टिक होगा। समझ में आया भाई सभी को। तो फिर भी एक बार पढ़ी हुई होनी चाहिए, और सबकी कर लो, तुम याद करनी है जिनकी। और ऑप्शन में जो तुमने नहीं पढ़ा वो टिक कर देना। ठीक है, परंतु फिर भी एक बार पढ़ी हुई होनी चाहिए। जिसमें नाम में कुसुम है वो तो इसकी वैरायटी है ही। ठीक है, जैसे कुछ वैरायटीज याद करते हैं, A300, एंगीरा 1A1, मंजीरा S144, तारा, टाइप 6503, भीमा, JSF1, सागर मुंतियलम, मालविया, कुसुम 305, नीरा, गिर, गिरना, सरधा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कुसुमा, JSF97, JSF99, RVSA, AF14, TSF1, और भी बहुत सारे, NARI6, JSI 73, JSI 7, A2, PBNS 12। ऐसे बहुत सारे नाम है, कितने याद करोगे। मत करना इतने याद, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ। कुसुम है, सेफ्रॉन है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसका कुछ भी याद ना करो, बस ये याद रखो सेकंड पोजीशन इंडिया में है। और कजाकिस्तान इसका फर्स्ट लीडिंग कंट्री, पोएसी फैमिली। बस इसका साइंटिफिक नेम भी याद ना करो चाहे। पोएसी फैमिली जरूर याद रखना इसकी। और इसका सीड रेट याद रखना, 15 से 20 किलो नॉन इरीगेटेड एरिया में, और इरीगेटेड एरिया में 10 से 15 केजी पर एकड़ उगाया जाता है। वेराइटीज इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुसुम, तारामीरा, लिनसीड और सरसों, ये मस्टर्ड, ये सब कंप्लीट किए। ठीक है, सनफ्लावर भी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। याद हो रहा है भाई सभी को, बहुत बढ़िया। अब शुगर क्रॉप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है भाई इंडिया के लिए, सबसे ज्यादा अपने। और ब्राजील में सबसे पहला नंबर है। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया ही फर्स्ट रैंक रखता है, एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया की फर्स्ट रैंक है। वैसे किसकी है बताओ। उसकी, ब्राजील। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, मार्कर चेंज किया जाए, यस किया जाए। कौन सा मार्कर, ये वाला। शुगर केन, गन्ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। शुगर क्रॉप, चीनी फसल जिसको बोलते हैं, वो है। अब इसके बारे में आराम आराम से सारी डिटेल बताता हूँ इसकी। देखिए, कॉमन नेम गन्ना या ईख बो दी है, गन्ना बो दिया है, ऐसा बोला जाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें, सेकेरम ओफिनेरम, सेकेरम ओफिनेरम। ठीक है, याद रह जाएगा। फैमिली इसकी भी पोएसी है।
लीडिंग कंट्री ब्राजील है, प्रोडक्शन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया ही लीडिंग कंट्री है। और इंडिया में भी यूपी में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पानी की सुविधाएं और अच्छी सोइल है इसके लिए। कौन सी सोइल है इसके लिए बताओ? एलवीएल सोइल, जलोढ़ मिट्टी है सर। और वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है बताओ? यूपी में, गंगा के मैदानों में, वही है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा होती है। अगर प्रोडक्शन यूपी अच्छा दे रहा है इसका, नहीं तमिलनाडु अच्छा दे रहा प्रोडक्शन इसका, जबकि एरिया सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में। सीड रेट इसका ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सारे सीड रेट पढ़े उनसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सीड रेट। क्यों? देखो मैं बताता हूँ। इसमें बीज ऐसे नहीं होता कि अलग से बीज है जैसे गेहूं का है, जौ का, ऐसा नहीं होता। इसमें जो वो कट करके उसमें पार्ट को ही उगाना पड़ता है, उसमें आइज होती है। टू आइड लोगे या थ्री आइड सीड मिलेगा, देखो कैसे मैं बताता हूँ। सीड रेट है वो 35 से 40 क्विंटल पर एकड़। क्विंटल मतलब सर, एक क्विंटल में तो 100 होता है, तो 3500 केजी से 4000 केजी पर एकड़ यूज होता है। हाँ बिल्कुल होता है भाई, इतना ही यूज होता है, 4000 केजी तक। 3500 केजी, हाँ, पर एकड़। अगर टू बर्ड सेट्स लिया तुमने, टू बर्ड सेट्स लिया मतलब दो आंखों वाला, जैसे ऐसे एक ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया, इसमें एक आईज है, एक आईज, इसमें टू बर्ड, और तीन बर्ड वाला एक और आई हो जाएगी, तो वो तीन बर्ड। अगर टू बर्ड सेट लिया तो 3500 सेट लेने पड़ेंगे तुम्हें टू बर्ड वाले। और थ्री बर्ड वाले लेने तो नहीं, 35,000 सेट लेने पड़ेंगे टू बर्ड वाले एक एकड़ में उगाने के लिए। और थ्री बर्ड वाले 23,000 सेट्स लेने पड़ेंगे। तो अगर इनका वेट करो, टू बर्ड सेट्स का वेट करोगे तो भी वो लगभग 40 क्विंटल के करीब बैठेगा। और थ्री बर्ड सेट का भी बात करोगे, वो भी लगभग 40 क्विंटल ही बैठेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो लगभग 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ ये उगाया जाता है। थ्री आइड, तीन आंखों वाला गन्ना, या टू आइज वाला बडिड। बड मतलब टू आइज होती है, ठीक है, और थ्री आइड उगाओगे। और 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ यूज होता है भाई। और टू आइड वाला लोगे तो 35,000 सेट्स लेने पड़ेंगे, और थ्री आइड वाले के 23,000 सेट के करीब लगाना पड़ेगा। करीब करीब है, ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। इट इज सी फोर प्लांट, एक सी फोर प्लांट है। रोटोन क्रॉप, रोटोन क्या होता है? सिर्फ मोटी जिसको रख ली जाती है, एक बार गन्ना हुआ है, 1 साल के बाद उसको कट कर लिया, फिर उसकी जड़ों को उखाड़ा नहीं, उसमें टिलेज नहीं किया, उन जड़ों को पड़े रहने दिया। फिर जैसे ही सीजन आया वो ग्रो करके उगने लगी, और उन्हीं का ध्यान रखा गया, उसको मोटी रखना आया। रोटोन क्रॉप बोला जाता है। उसी फसल को दोबारा से यूज कर लेना क्या कहलाता है? रोटोन क्रॉप, रोटोटून। ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला, सबसे ज्यादा ये देने वाली क्रॉप है तो वो शुगर केन मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट शुगर क्रॉप कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 62% ऑफ द वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन, वर्ल्ड का शुगर प्रोडक्शन का 62% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अकेले गन्ने का है, और क्रॉप का बहुत कम है। ठीक है जी। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर एरिया में देखा जाए तो इंडिया ही कवर करता है। आल्सो रैंक फर्स्ट इन द शुगर प्रोडक्शन में इंडिया पहले नंबर पे आया हुआ है। ठीक है जी। शुगर इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नेक्स्ट ओनली टू द टेक्सटाइल इन इंडिया, इंडिया में कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा उद्योग है तो वो शुगर इंडस्ट्री को माना जाता है। ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री के, एक तो व्हाइट शुगर होती है, एक ब्राउन शुगर होती है जिसको खंडसेरी कहा जाता है, और एक होता है जगारी जिसको गुड़ कहा जाता है, गुड़। बाई प्रोडक्ट इसके शुगर के इंडस्ट्री के, एक तो मोलासिस है और एक बैगेज है। मोलासिस को सीरा कहा जाता है और बैगेज को खोई कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन एरो, एरोइंग शब्द सिर्फ और सिर्फ गन्ने के लिए यूज होता है, स्टार लगाने। एरो जो गन्ने का ऊपर ऊपर का पार्ट होता है, लास्ट में उसमें सीड आते हैं, और बहुत एक एरो धनुष जैसा बाण जैसा नजर आता है, तीर जैसा एरो निकलता है, उसको एरोइंग कहते हैं इस प्रोसेस को। अगर इसका अगर सेंटर देखा जाए, इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर की बात करें तो वो कहाँ स्थित है बताओ? शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है सर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो पूरा एक बार अभी कंप्लीट नहीं हुआ, शुगर केन की और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं। अब फिलहाल इसको इस स्लाइड को रिवाइज करा रहा हूँ। गन्ना यहाँ एक कहते हैं, सैकरम ऑफ इनरम इसका साइंटिफिक नेम है। पोएसी ब्राजील में सबसे ज्यादा, इंडिया एरिया वाइज सबसे ज्यादा, यूपी में सबसे ज्यादा इसका एरिया है, और तमिलनाडु में ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। 35 से 40 क्विंटल इसका यूज किया जाता है। सी फोर प्लांट है, रेटून क्रॉप है जिसको मोडी रख के एक बार कट करके दोबारा उसी को यूज कर लेते हैं, कटी उसको उखाड़ते नहीं बिल्कुल जड़ से। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा करता है, 62% वर्ल्ड में शुगर प्रोडक्शन का काम करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन कारखाने हैं। इंडिया
में टेक्सटाइल के बाद दूसरे नंबर पे शुगर इंडस्ट्री आती है। इसमें से जो इसके प्रोडक्ट होते हैं व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और जगारी है। इसके साइड प्रोसेस प्रोडक्ट मलासी और बेगस है। इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें से एक शुगर केन के क्या निकलता है, एरो। तो एरोविंग देखने को, एरोविंग वर्ड गन्ने में यूज होता है। केन शुगर केन की अगर ब्रीडिंग सेंटर देखा जाए तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो। इसका साइंटिफिक नेम, इसकी फैमिली पोएसी, इसका साइंटिफिक नेम सैकेरम ओफिनेरम। ठीक है, ये सारा याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे इसके साइड प्रोडक्ट क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, इसका वेट, सीड रेट तो बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 35 से 40 क्विंटल पर एकड़ उगाया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बहुत बढ़िया चल रहा है, आगे बढ़े। ये बीवी गन्ने के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी बातें, ये टर्म्स किसके लिए यूज होगी? गन्ना शुगर केन के लिए यूज होगी। ठीक है, तो देखिए जरा और भी जो बातें बची हैं इसकी। सोइंग टाइम, गन्ना कब उगाया जाता है सर? अगर स्प्रिंग, दो सीजन होते हैं, एक तो स्प्रिंग और एक ऑटम सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन में तो मिड फरवरी टू एंड ऑफ मार्च, फरवरी के मिड से लेके मार्च के एंड तक उगाया जाता है। सर्दियों में ही, फरवरी सर्दियां ही होती है उस टाइम तक भी। फरवरी के मिड से लेके मार्च के एंड तक किसको उगाया जा सकता है? गन्ने को। देखा होगा जिनके जहां गन्ने की खेती होती है उनको सब पता है भाई। ऑटम सीजन की बात करें तो एंड सितंबर में, सितंबर के तो बिल्कुल लास्ट वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, जब सर्दियां स्टार्ट होने वाली होती हैं, तब होने वाली होती हैं, कह रहा हूँ वही नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ सितंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में उगाया जाता है ऑटम सीजन में। सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड का सिलेक्शन होता है। टू थर्ड तो पोर्शन ऑफ द कैन, कैन का ऊपरी जो टू थर्ड हिस्सा होता है उसको यूज किया जाता है। वो कंप्लीटली इमेच्योर होता है, उसमें बड्स गुड वायबिलिटी की होती है, उसमें डिजीज फ्री होता है। उस पोर्शन को बेस्ट माना जाता है सीड के रूप में यूज करने के लिए, उसको बेस्ट माना जाता है ऊपरी पोर्शन को, टू थर्ड पार्ट को। बड्स उसका गुड वायबिलिटी, इट इज द बेस्ट पोर्शन ऑफ यूज एज सीड। ठीक है जी। अब अगर इसकी वेराइटीज की बात करें तो तीन वेराइटी याद रखनी, COH56, COH92, COH119। CH119, CH92, CH56, ये तीन वैरायटी याद रख लोगे, बहुत बढ़िया। अब ये है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ सारा, ये गन्ने का वो पोर्शन है जो सिर्फ गन्ने के लिए यूज होता है, शुगर केन के लिए और किसी के लिए ये शब्द यूज नहीं होते। अभी जिनमें से एक तुम पढ़ लिया अभी अभी, एरोइंग और रेटोनिंग तुमने अभी पढ़ा। रेटोनिंग मतलब मोटा रखना, मोटी रखना, मोटी मतलब उसी फसल को कट ऊपर से किया और उसी को दोबारा, उसी को नेक्स्ट ईयर उसी को फसल के रूप में यूज कर लिया, उसी में से नेक्स्ट प्लांट निकले और उन्हीं की ग्रोथ होगी और उसे फसल ले ली, उसको कहते हैं रोटोनिंग। ठीक है, रोटोनिंग सुन लिया। एरोइंग भी सुन लिया होगा, एरो मतलब इमरजेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का निकलना, ऊपर ऊपर टॉप से एरो के रूप में टॉप से निकलता है, उसको इमरजेंस को क्या कहते हैं? एरोइंग। ठीक है सर। रोटोनिंग भी हो गया। अर्थिंग आप मैं बताता हूँ तुम्हें। जो स्टेम होता है ना, देखो कलर बदलते हैं इसका, मार्कर का। जैसे ये स्टेम है गन्ने का और ये मिट्टी में, यहाँ मिट्टी है नीचे, नीचे क्या है? मिट्टी है, ये मिट्टी है और ये मिट्टी में उगा हुआ है। पर इसके ऊपर यहाँ तक मिट्टी चढ़ा दी जाती है, यहाँ तक मिट्टी चढ़ा देंगे हम। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये एक तो गिरे ना, लॉजिंग ना हो इसकी। ठीक है, एक तो ये गिरने से बचे और दूसरा इसकी एंकरेज, जो जड़ें निकल निकल के ऐसे निकलती ना साइड से, रूट निकलती जिनको प्रॉप रूट बोला जाता, स्टिल्ट रूट बोला जाता है, वो आके एंकरेज अच्छा कर लें और इसके, इसको गिरने से बचाएं, उसको कहते हैं हम क्या? अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। ठीक है, मुड्डी रखना, उसी फसल को दोबारा यूज करना। एरोइंग मतलब उसका ऊपर से इमरजेंस होना, इन्फ्लोरेसेंस का निकलना। ठीक है, ये तीन शब्द क्लियर। एरोइंग मतलब ऊपर ऊपर से टॉप से एरो के फॉर्म में इन्फ्लोरेसेंस का निकलना। रेटोनिंग होता है सर उसी फसल को दोबारा से यूज कर लेना। अर्थिंग हम मिट्टी चढ़ाना ताकि वो गिरे ना। ये तीन टर्म क्लियर? हाँ। अब गन्ने को जब वो 210 दिन की हो जाती है ना फसल, तो उसको गन्ने के 8-10 पेड़ को एक साथ बांध दिया जाता है, ट्रीज को एक साथ बांध दिया जाता है। बंधाई कहते हैं उसको, उसको इंग्लिश में बोला जाता है, या जो एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में कहते हैं प्रोपिंग या रैपिंग या टाइंग। प्रोपिंग, रैपिंग या टाइंग क्या होता है? समझ गए क्या? प्रोपिंग, रैपिंग और टाइंग का मतलब क्या है? उसको बांधना। सर ऐसा क्यों करते हैं? बांधने से कोई फायदा होता है? हाँ, वो एक तो गिरता नहीं, उसकी लूजिंग नहीं होती, प्रिवेंट का लूजिंग ऑफ क्रॉप। ठीक है सर। फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाता है, वो खुला, उसमें से एयर पास नहीं हो रही थी, उसके ऊपर सनलाइट हर एक पार्ट पे नहीं गिरी थी, तो उनको थोड़ा इकट्ठा कर दिया ताकि उनके हर एक पार्ट पे क्या गिरे? सनलाइट गिरे, एयर इजिली पास हो, उसकी यील्ड पैदावार बढ़ जाए, इसलिए बंधाई की जाती है। और ये अगस्त से सितंबर में की जाती है, जब प्लांट 210 दिन का हो जाता है। लगभग प्लांट कितने दिन का हो जाए? 210 दिन का। जब उसके अंदर प्रोपिंग, रैपिंग या टाइंग, एक ही वर्ड है इनका, एक ही मतलब है, बधाई, बंधना। प्रोपिंग करना और रैपिंग करना या टाइंग करना। उनको 7-8 पेड़ को बांध दिया, फिर 7-8 को बांध दिया, फिर
साथ उसको बांध दिया। इसको क्रॉपिंग, रैपिंग या टाइम कहते हैं, ताकि उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये भी समझ में आया। नेक्स्ट टर्म है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग, ये भी एक ही शब्द है, ट्रेसिंग कहो या डी ट्रेसिंग कहो एक ही जैसा शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, जो गन्ना होता है ना, गन्ने का जो प्लांट है उसमें हरे पत्तियां होती हैं, नीचे नीचे कुछ पत्तियां सूखी होंगी, उनको तोड़ के फेंक देना, उनको तोड़ के फेंक देना। 15-20 पत्ती, 30-35 पत्ती जो नीचे नीचे की, उनको हटा देना। उनमें से कुछ ग्रीन पत्ती भी होगी, हटा दी जाएंगी, और साथ में सूखी हुई पत्ती। सर ऐसा करने से तो नुकसान होगा? नहीं, सूखी पत्ती को फोटोसिंथेसिस नहीं करी तो कोई पैदावार में बढ़ावा नहीं था, उनको तो हटाओ। साथ में कुछ ग्रीन भी हटा दी जाती है, क्योंकि वो बेवजह का न्यूट्रिशन उसका एब्जॉर्ब कर रही थी। ऊपर की प्लांट की जो मेन पत्तियां, उनको ग्रोथ मिले, उनको क्यों, नीचे वाली पत्ती तो सनलाइट ही नहीं गिर रही थी, उनको फोटोसिंथेसिस वैसे नहीं मिल रहा था, उनको हटा दो, वो हटा दिया। ऊपर वाली फोटोसिंथेसिस अच्छा कर रही है, ये में पैदावार में बढ़ावा दे रही है, तो ऊपर वाली पत्तियां ही सारा फूड बनाने का काम करती है। नीचे की लोअर ड्राई लीव्स या कुछ ग्रीन लीव्स को हटा दिया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही थी। इस वजह से प्लांट की यील्ड बढ़ती है, ना कि घटती है पत्तियां हटाने से। यील्ड क्यों बढ़ती है, क्योंकि ऊपर की पत्तियां, उनको ज्यादा सनलाइट मिलेगी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो पैदावार बढ़ेगी। समझ में आया? इसको ट्रेसिंग या डिट्रेसिंग कहा जाता है। नीचे की लोअर पत्तियों को हटाना ट्रेसिंग या डिट्रेसिंग। उस पे मिट्टी चढ़ाना आर्थिंग कहलाता है। उसी फसल को दोबारा वो लेना, उसी को यूज करना, दोबारा से बिजनेस ना करना, सोइंग ना करना, तो रोटेनिंग कहलाता है सर। उसके अंदर से इन्फ्लोरेसेंस का एरी की फॉर्म में निकलना एरविंग कहलाता है सर। और बंधाई करना, उनको बांध दिया जाता है 210 दिन के बाद, उसको क्या कहते हैं, क्लिपिंग, रैपिंग या टाइम टाइम कहते हैं। समझ में आए सारी टर्म? ट्रेसिंग या डिट्रेसिंग, जो पत्ते नीचे से हटाए जाते हैं, वो कब किए जाते हैं? 150, 150 डेज, 150 डेज, ये याद रखें, 150 डेज के बाद किया जाता है। और जो क्रॉपिंग की जाती है वो 210, 210 दिन के बाद किया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है? पूरी टर्म सारी, ये जितनी भी 8-10 टर्म बताई, ये सारी गन्ने में, शुगर केन में यूज होती है, और फसलों में ये टर्म यूज नहीं होती। याद हो जाएंगी सभी को। और ये तीन वैरायटी, COH56, COH92, COH119, ये सारी याद रहे वैरायटीज। स्प्रिंग सीजन में इसको मिड फरवरी से एंड मार्च तक उगाया जाता है, और ऑटम में इसको एंड सितंबर से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में उगाया जाता है। और इसका जो सीड का सिलेक्शन करें तो 2/3 पार्ट ऊपरी पोर्शन लेते हैं, वही मेच्योर होता है, उसमें गुड वायबिलिटी होती है, जिंदा रहने की एबिलिटी ज्यादा है, डिजीज फ्री होता है, बेस्ट पोर्शन फॉर सीड माना जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? साइंटिफिक नेम पूछ ले तो सेकंड फिनेरम सर। इसकी फैमिली पूछ ले तो पोएसी। हम्म पोएसी फैमिली है सर। तो इस तरह से अगर ये बातें पूछी जाए तो पूरा डिटेल, पोएसी फैमिली है, सेकंड मोफिनेरम इसका नाम है। सबसे ज्यादा होता कहाँ पे बताओ? चाइना में। और इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता बताओ? इंडिया में सबसे ज्यादा MP में या यूपी में? यूपी में सर। यूपी में प्रोडक्शन। और एरिया वाइज यूपी। और वैसे तमिलनाडु सर, प्रोडक्शन में देखा जाए तो। और इसका जो सेंटर बनाया गया, ब्रीडिंग सेंटर, वो कहाँ? कोयम्बटूर तमिलनाडु में ही है सर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, और उनको बिल्कुल डिटेल में तैयार करके जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इतना मेहनत करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक याद भी? गन्ना तैयार, गन्ना तैयार। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कमर्शियल क्रॉप, वाणिज्य फसल, टोबैको की बात कर लेते हैं भाई। हुक्का, हुक्का याद आ गया कुछ लोगों को, तो हुक्का याद आने लग गया। जाके भर लूं, ऐसा मन ना कर रहा हो किसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोबैको, तंबाकू। हम्म टोबैको पढ़ते हैं, लेते हैं तंबाकू जिसको बोला जाता है, और कॉमन नेम इसका टोबैको ही होता है, तंबाकू होता है। साइंटिफिक नेम की बात करें, निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना टेबेकम। ठीक है। फैमिली इसकी सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी सब्जियों वाली फैमिली में आता है तंबाकू भाई, सोलेनेसी फैमिली। लीडिंग कंट्री चाइना, चाइना में नशेड़ी है क्या तंबाकू के? ठीक है भाई, याद रखेंगे चाइना। लीडिंग, अगर स्टेट इंडिया में बात करें तो AP, आंध्र प्रदेश। और इसका सीड रेट बहुत ही कम होता है भाई, 1.1.5 किलो भी पूरा नहीं होना होता, 1.2 kg पर एकड़ वो उगा दिया जाता है देसी तो। अगर विलायती की बात करें, जो रशियन टाइप का है, रसिया से लाया गया है, वो है 2.4 kg पर एकड़। जो विलायती है वो 2.4 kg पर एकड़ है। और जो देसी अपने इंडियन है वो 1.2 kg पर एकड़ में ही काम चल जाता है, डबल लगता है विलायती यहाँ। इकोनॉमिक पार्ट, इसके लीफ से ही तो जो बनाया जाता है तंबाकू। ठीक है। इट इज द ट्रांसप्लांटेड क्रॉप, पहले इसकी प्योर नर्सरी तैयार की जाती है। जैसे किस में हुआ था बताओ? नर्सरी किस में पढ़ा हमने? नर्सरी पहले 1 महीना पहले तैयार की थी राइस में, पैडी धान में, फिर उनको ट्रांसप्लांट किया था। ऐसे ही इसको भी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप बोला जाता है। समझ में आया? इट इज डॉट टॉलरेंस और हार्ड क्रॉप, ये सूखे को आसानी से सहन कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हार्ड क्रॉप बोला जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 14 घंटे से कम का समय इसको सनलाइट चाहिए। इट कैन बी ग्रोन इन ए सॉइल वेयर द अदर क्रॉप कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, जो उस जगह पे उग जाता है जहाँ पे कोई और फसल उग ही नहीं रही हो,
उस पे भी आसानी से उगाया जा सकता है इसको। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की ड्वार्फ रेजिस्टेंस है और ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है। लीफ इसका यूज होता है 1.2 केजी पर एकड़ देसी उगाया जाता है और विलायती की बात करें 2.4 केजी पर एकड़। आंध्र प्रदेश में हमारे सबसे ज्यादा होता है। चाइना इसकी लीडिंग कंट्री है। सोलेनेसी इसकी फैमिली है। साइंटिफिक नेम निकोटियाना टैबेकम है और तंबाकू कॉमन नेम है। याद, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? कॉमन नेम तंबाकू, साइंटिफिक नेम निकोटियाना टैबेकम, सोलेनेसी फैमिली, सबसे लीडिंग कंट्री चाइना, स्टेट कुछ है आंध्र प्रदेश। और कितना केजी पर एकड़ लगेगा? 1.2 केजी देसी और विलायती 2.4 केजी पर एकड़। लीफ इसका यूज होने वाला पार्ट है। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है। ड्वार्फ रेजिस्टेंट है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। ठीक है। और किसी मिट्टी में जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा हो, जो कल्टिवेटेड नहीं की जा रही, उसमें भी उगाया जा सकता है। समझ में आया यहाँ तक है? कोई डाउट तो बोल। नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये दो तरह का, देसी और विलायती सर। अभी देसी तंबाकू और विलायती तंबाकू। निकोटियाना, निकोटियाना टोबेकम तो देसी हो गया। निकोटियाना रस्टिका विलायती हो गया सर। निकोटियाना रस्टिका विलायती, निकोटियाना टोबेकम देसी तंबाकू। ये तो दो ही वैरायटी हमें ऊपर ही पढ़ ली सर। ठीक है। अब तंबाकू के लिए कुछ शब्द है जो यूज टोबैको में होते हैं और किसी में होते ही नहीं है। और दो वैरायटी मान लो, या यही वैरायटी है भाई इसकी, तो इसकी अलग से वैरायटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही पूछे जाते हैं देसी और विलायती। ठीक है, यही याद रखना, अलग से मैं वैरायटी लिखवाऊंगी नहीं का इसकी। अब इसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं वो सुन लो। एक तो टॉपिंग, रैपिंग, डीसकरिंग और क्यूरिंग, ये चारों शब्द यूज होते हैं। चार शब्द, जैसे गन्ने में भी 6-7 बताए थे मैंने। एर्निंग, रोटनिंग, अर्थिंग अप हो गया, और उसको बधाई हो गया। प्रोपिंग जिसको बोला था हमने। ठीक है। ये सारे जैसे शब्द उसमें एरोइंग, रोटोटिंग, रोटोनिंग और ऐसे वर्ड यूज हुए ना, इसमें ऐसे इसमें चार वर्ड यूज होते हैं। टॉपिंग, रैपिंग, डिसकरिंग और क्यूरिंग। समझाता हूँ। टॉपिंग का मतलब होता है सर, ऊपर का पार्ट को कट कर दिया जाता है ताकि साइड में लेटरल ग्रोथ हो और उसमें ब्रांचेस ज्यादा है, ज्यादा पत्ते लगे, क्योंकि लीफ इसका जो इकोनॉमिक पार्ट है लीफ होता है, उसी को बिक्री किया जाता है, उसी के पत्ते से तंबाकू बनता है। तो इसमें सिर्फ ऊपरी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, साइड में भी ग्रोथ होनी चाहिए। फ्लोरल बड को, टॉप मोस्ट बड को काट दिया जाता है, इसलिए टॉपिंग बोला जाता है। टॉप पार्ट को कट करना, रिमूव करने को टॉपिंग। एक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एक तो हुआ क्लियर टॉपिंग। रबिंग क्या होता है सर? रेबिंग, रेबिंग का मतलब बताता हूँ तुम्हें। देखो, कोई पहले एक खेत था, उसमें घास फूस बहुत ज्यादा हुआ हुआ था। उस घास फूस की 5 से 7 सेंटीमीटर की एक लेयर बना के पूरे खेत के ऊपर, पूरे 1 एकड़ जमीन है मान लो उसमें, और उसमें माचिस लगा दो, उसको जला दो, पूरे को जला दिया। जलाने के बाद जो वो पूरा जल गया, उसमें जितने भी कीट थे, पतंग थे, जो भी पेस्ट थी, सब जल जला के खत्म हो जाएंगी। किसी प्रकार की कोई भी हर्बिसाइड या कोई उसमें डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी वीड थी वो सारी जल जाएंगी, पेस्ट थी वो सारी जल जाएंगी, किसी प्रकार का कोई कीट पतंग नहीं मिलेगा। फिर उसकी मैनेज करके अच्छे से उसके अंदर क्या बोई जा सकती है? एक फसल जिसका नाम है टोबैको। तो इस प्रोसेस को, जो घास फूस है उसको जलाकर, वो एक लेयर बना के जलाकर उसके अंदर खेती करने को रेबिंग बोला जाता है। रेबिंग प्रोसेस से सिर्फ तंबाकू ही उगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? रेबिंग वर्ड ओनली यूज फॉर टोबैको। अब बेसिकली समझाता हूँ तुम्हें। डीसकलिंग का मतलब, देखो, ये तो ऊपरी पत्ते को कट दिया था, ऊपर के पार्ट को, ताकि वो लेटरल ग्रोथ साइड में ग्रोथ करे, अच्छे से यील्ड मिले, पैदावार बढ़े उसकी। ठीक है। दूसरा होता है डीसकलिंग। डीसकलिंग क्या होता है? एक मेन पत्ता होता है, उसके पास एक छोटा सा पत्ते, छोटे छोटे पत्ते निकले आते हैं। मेन पत्ता बड़ा है, उसके पास छोटा सा पत्ता निकला है, छोटा सा है। वो ना तो उसको पैदावार में बढ़ावा कर रहा है, इसलिए हम उस छोटे वाले पत्ते जितने भी जानवर हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं सर? क्या फायदा? वो पत्ते तो काम कर रहे थे? नहीं, वो जो मेन पत्ता था उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा था और उसको ग्रोथ नहीं करने देना था, अच्छे से ग्रोथ नहीं करने देना था। इसलिए हमने वो छोटे वाले पत्ते थे उनको सबको कर दिया, फेंक दिया काट के। स्मॉल लीव्स को हटाने से उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी मेंटेन होगी। क्वालिटी कैसे चेक की जाए सर? निकोटीन का अमाउंट बढ़ेगा। निकोटीन नशा, तंबाकू क्यों यूज करता है आदमी? नशा करने के लिए। और निकोटीन का अमाउंट तभी बढ़ेगा जब उसमें ये चीज की जाए, डिस्क्रिंग। क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी तो पता बढ़ा हुआ, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। तो डिस्क्रिंग समझ में आ गया था? छोटे पत्ते जो बड़े पत्ते के पास है उनको निकाल के फेंक दो, क्योंकि वो उसके न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके उसका साइज बड़ा नहीं लेने दे रहे थे, उसमें निकोटीन का अमाउंट नहीं बढ़ने दे रहे थे। ठीक है। तो डिस्क्रिंग समझ में आ गया, रैपिंग समझ में आ गया, टॉपिंग समझ में आ गया। अब क्यूरिंग समझाता हूँ। क्यूरिंग क्या मतलब होता है? सुखाना। पत्ती है, ग्रीन पत्ती तोड़नी बड़ी सारी, अब उसको सुखाओगे तुम, सुखाने के बाद ही तो उसका टोबैको बनाओगे तुम। तो इसलिए सुखाने के प्रोसेस को क्योरिंग कहा जाता है। क्योरिंग दो फसलों के लिए किया जाता है। बता दो दूसरी फसल कौन सी थी जिसमें क्योरिंग होता है? बताओ, जल्दी बताओ। जो बताएगा वो बेस्ट पढ़ रहा है। हम्म। टी। चाय में भी पत्तियां तोड़ी जाती है और उनको सुखाया जाता है सर। क्योरिंग वर्ड यूज फॉर टोबैको एंड टी। टी एंड टोबैको दोनों के लिए यूज होता है सर क्योरिंग वर्ड। हाँ, बिल्कुल सही।
अब ड्राइंग प्रोसेस है, सुखाने का प्रोसेस है, इसको सुखाने के 4 तरीके भाई। सूरज की रोशनी में रख दो, सन क्यूरिंग कहलाएगा। ठीक है सर। हवा में रखे, रख हवा में अपने आप सूख जाए तोड़ने के बाद, एयर क्यूरिंग कहलाएगा। आग के अंदर लगा लगा के सूखा, फायर क्यूरिंग कहलाएगा। फ्लू क्यूरिंग क्या है सर, ये सब समझ नहीं आया। फ्लू क्यूरिंग, फ्लू क्यूरिंग का मतलब होता है एयर गर्म, हवा गर्म, हवा हवा को फुल गर्म हीट करके और उसके ऊपर मारे मारी जाए लीफ के ऊपर, उसको कहते हैं फ्लू क्यूरिंग। एयर को टेम्परेचर हाई टेम्परेचराइज करके एयर का, फिर उसको ड्राई किया जाए, इसको फ्लू क्यूरिंग कहते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं है। हवा में सुखाया जाए, आग में सुखाया जाए, हवा को गर्म करके सुखाया जाए, या सूरज की रोशनी में सुखाया जाए, ये 4 तरीके से सुखाया जा सकता है, क्यूरिंग की जा सकती है। ठीक है सर। हार्वेस्टिंग की जाए, राइट स्टेज व्हेन लीव्स चेंज देयर कलर ग्रीन टू येलो। हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटिंग, उसको तोड़ा तो देता है, 2 तरीके से तोड़ा जाएगा। एक तो पत्ती तोड़ जाएगा, स्टेम कट किया जाए। पत्ती तोड़ने को कहते हैं प्राइमिंग, और पूरे स्टेम को कट करके ले आओ, सुखा लो, स्टाक कट मेथड कहते हैं। स्टाक कट मेथड कौन सा होता है? स्टाक कट मेथड होता है पूरा स्टेम ही काट के प्लांट को ही ले, अब सूखा ले। और दूसरा होता है पत्ते पत्ते तोड़े जाएं फिर दाव ताकि दोबारा ग्रोथ हो जाए, उसको कहते हैं प्रिमिंग। ठीक है, प्रिमिंग और स्टाकिंग समझ में आया। और हार्वेस्टिंग का टाइम बेस्ट कब माना जाता है कटिंग का? जब वो पत्ते अपना कलर थोड़ा थोड़ा चेंज करे, ग्रीन से ब्राउन कलर की तरफ बढ़ रहे हो, तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग राइट स्टेज व्हेन द लीव चेंज देयर कलर ग्रीन टू येलो। और प्राइमिंग मतलब होता है ओनली लीफ, लीफ को तोड़ो, लीव्स को, और इसमें स्टेम को ही कट कर दो, स्टेम को कट करना। अरे समझ में आ रहा है? स्टेम कट किया, स्टाक कट मेथड कहलाता है, प्राइमिंग होता है ओनली लीव्स को तोड़ के लाना। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोबैको को भी पूरा डिटेल पढ़ लिया भाई। टोबैको के लिए चार चार शब्द यूज होंगे, टोपिंग, रबिंग, डिसकरिंग और केयरिंग। ये याद रखें। बनाना में भी डिस्करिंग वर्ड यूज होता है। बनाना के पास कोई छोटा प्लांट उग रहा होता है ना, उसको उखाड़ के फेंक देना भी डिस्करिंग ही कहलाता है। बनाना में भी डिस्करिंग यूज होता है। ये केयरिंग वर्ड चाय में भी यूज होता है, टी के लिए भी यूज होता है। ये बनाना के लिए भी यूज होता है, याद रखना चाहो तो बनाना के लिए भी यूज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये समझ में आ गया, टोबैको एक कमर्शियल क्रॉप, वाणिज्य फसल भी हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्रॉप, हाँ भाई ये कंप्लीट याद। आगे बढ़ते हैं। फॉरेज क्रॉप, और ये लास्ट ही चल रहा है, बस 2-3 ही बचे हैं, अभी इनको पढ़ लो। ये बहुत आसान है। फॉरेज क्रॉप में बिरसम आता है सर, सबसे पहले बिरसम ही बोला जाता है इसको, कॉमनली भी। कॉमन नेम इसका बिरसम ही है, किंग ऑफ फॉडर माना जाता है इसको, जो पशुओं को चराने का चारा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला। साइंटिफिक नेम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, एलेक्जेंड्रिनम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम इसका साइंटिफिक नेम है, बिरसम इसका कॉमन नेम है। फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी। अब सर तीनों फॉडर जो भी आने वाले हैं ना, चाहे वो जई हो, चाहे वो बिरसम हो, चाहे वो रिज का हो, ल्यूसिन जिसको बोलते हैं, तीनों के तीनों की फैमिली लेग्यूमिनेसी है। एक आसान कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, फैमिली लेग्यूमिनेसी। रीडिंग कंट्री की बात करें तो इजिप्ट में सबसे ज्यादा बिरसम का यूज किया जाता है। अपने स्टेट, अपने जो स्टेट है लीडिंग स्टेट पंजाब, 8 kg पर एकड़ इसका बीज बोया जाता है। बिरसम का बीज कितना बोया जाता है? 8 kg पर एकड़। इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉडर फॉर इरिगेशन फैसिलिटी। जहाँ पे पानी की अच्छी सुविधाएं हैं वहीं पे होगा। और हमारे इंडिया में, पंजाब में नदियों की कमी थोड़े ना है। पंजाब में नहरें और नदियां बहुत हैं, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा होता है। यही रीजन है। इजिप्ट में भी नदियों की कमी नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा बिरसम इन्हीं जगह पे होती है। ठीक है जी। हाई एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि लेग्यूमिनस कोई भी हो, मैंने कहा था लेग्यूमिनस कोई भी हो, वो N2 फिक्स करेगा, उसमें एक बैक्टीरिया मिलेगा जिसका नाम राहिजोबियम होगा। राहिजोबियम, ये तो फिक्स बात है। लेग्यूमिनेट से वही नाइट्रोजन फिक्स करेगा, राइजोबियम मिलेगा, ये तो फिक्स है। नाइट्रोजन फिक्स है, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्स होगी, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, कोई शक नहीं। लास्ट बेसिन की दो बार उसको कट कर लिया, तीसरी बार हम मान लिया, चौथी बार जो भी लास्ट कटिंग है उसके बेसम की, उसको कट नहीं करेंगे, उसको वहीं पे सॉइल में मिक्स कर देंगे, क्योंकि फर्टिलिटी पावर बढ़ा देंगे सॉइल की, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। वो पशुओं को नहीं खिलाएंगे, लास्ट जो फसल है उसकी लास्ट टाइप जो कट करनी। क्यों सर? उससे 224 kg ऑफ नाइट्रोजन टू द सोइल में, 1 एकड़ में 224 kg सोइल में मिल जाता है पर एकड़। याद रखें, पर एकड़ है ये। ठीक है भाई। लास्ट कट ऑफ द बिटसम मिक्स्ड विद द सॉइल, नॉट यूज फॉर फोडर के रूप में यूज नहीं करते, बिकॉज इट प्रोवाइड अप्रोक्स 224 kg ऑफ द नाइट्रोजन टू द सॉइल। ये याद रखें, इतनी नाइट्रोजन तुम डालने के लिए यूरिया कितनी डालते रहना, इतनी नाइट्रोजन कभी पूरा नहीं कर पाएगी जितना ये कर देगी। वैरायटी की बात करें तो इसकी मैस्कावी, इसारबिसम 1 और इसारबिसम 2, ये दोनों ही वैरायटी इंपॉर्टेंट है, इसारबिसम 1 और 1 2 और मैस्कावी।
ठीक है, याद रख लो ये। तो दोबारा याद कराता हूँ, बिरसम को बिरसम कहा जाता है, किंग ऑफ फॉडर बोला जाता है, ट्राइफोलियम लेग्जेंड्रिनम इसका साइंटिफिक नेम है। लेग्यूमिनेसी फैमिली इजिप्ट में सबसे ज्यादा होता है, इंडिया में पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, 8 kg पर एकड़ उगाया जाता है। इरिगेशन जहाँ पे अच्छा हो वहीं उगाया जाएगा, इजिप्ट और पंजाब में बहुत ज्यादा नदियां हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, और लास्ट को कटिंग करके उसी में मिक्स कर दिया जाता है। 224 kg पर एकड़ नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। वैरायटी मस्कावी, हिसार बिशम 1 और हिसार बिशम 2 याद कर लेंगे। पूरा बिशम याद, फोरेज क्रॉप, पशुओं को चराने के लिए फोडर भी जिसको बोला जाता है, फोडर क्रॉप भी कह देते हैं। कोई डाउट है क्या? ये याद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बिल्कुल ही ना के बराबर बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए जरा, ये ही लास्ट स्लाइड है हमारी, और यहीं पे ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। फिर इसके बाद लेके आऊंगा टॉपिक तुम्हारा पसंदीदा, एनिमल हस्बेंड्री, मेरा भी फेवरेट, सबसे अच्छा जो मेरे को लगता है पढ़ाने में, एनिमल हस्बेंड्री। मेरे को बहुत अच्छा लगता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फुल डिटेल जम के पढ़ेंगे। 2 दिन एनिमल हस्बेंड्री को देंगे, वहां से क्वेश्चन आने हैं 3 या 4, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, मैं उसको पढ़ाऊंगा फुल डिटेल में एनिमल हस्बेंड्री। फिलहाल अभी ये चैप्टर बचा था, इसको कंप्लीट कराना बहुत जरूरी था, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, तो इनको कवर पहले कर लेते हैं, फिर एनिमल हस्बेंड्री पे तो करेंगे ही हम फुल चर्चा। इसका नोट्स तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। सभी के ही करवाता हूँ वैसे वो तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको। ल्यूसिन रिज्का और जई, दो बचे हैं भाई, ये फोडर क्रॉप है दोनों की दोनों, फोरेज क्रॉप। कॉमन नेम इसका रिज का होता है, ल्यूसिन का। साइंटिफिक नेम की बात करें तो मेडिकेगो सेटिवा, मेडिकेगो स्टेवा। और लेग्यूमिनेसी फैमिली, ये तो मैंने बता दिया, तीनों की फैमिली, चाहे वो बिरसम हो चाहे ये हो, और ये सारे तीनों की फैमिली क्या थी, लेग्यूमिनेसी फैमिली है तीनों की, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं फैमिली, तो याद कर लेंगे, वर्ड की भी लेग्यूमिनेसी होती है, ठीक है। फैमिली लेग्यूमिनेसी है। लीडिंग कंट्री यूएसए है, और लीडिंग स्टेट पंजाब है। लीडिंग स्टेट कौन है? पंजाब। और रिच का है ना, वहां होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, जबकि मिर्च वहां होती है जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता था। तो सर पंजाब में तो पानी बहुत ज्यादा बता रहे थे आप। अरे पंजाब में भी कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पे पानी की कमी है, वहां पे उगाया जा रहा है कुछ एरिया में, ठीक है। और जगह ये कम उगाया ही जा रहा है, इंडिया में और जगह कम यूज करते हैं, फूड का यूज ही कम करते हैं। सीड रेट इसका 4 से 5 kg पर एकड़ है, पंजाब में सबसे ज्यादा आता है, यूएसए लीडिंग स्टेट है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है। मेडिकागो सेटिवा इसका साइंटिफिक नेम है, रिंज का नेम इसको बोला जाता है कॉमनली। It is generally raised in area where the water supply is inadequate for बिरसम, बिरसम के लिए जहाँ पानी की जहाँ पानी की सुविधा पंजाब में, वहां तो बिरसम उगा लेते हैं, जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा बेचारे को मजबूरी में क्या उगाना पड़ रहा है, रिज का ल्यूशन उगाना पड़ रहा है, जहाँ पानी अवेलेबल नहीं हो रहा अच्छे से, सही है। बीइंग ए डीप रूटेड क्रॉप, डीप रूटिंग क्रॉप होती है, नीचे तक जड़ें जाती है, इसीलिए एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द डीप रूट, डीपर जोन ऑफ द सॉइल, सॉइल में से बिल्कुल नीचे से पानी को खींच सकता है, इसीलिए वहां पे उगाया जाता है जहाँ कम पानी की मात्रा है, क्योंकि नीचे पानी तो मिलेगा सॉइल में, उसमें को भी ऑब्जॉर्व कर करके ले आएगा। और इसकी वैरायटी एक याद रखें, टाइप 9। वैरायटी क्या है? टाइप 9। फिर से पढ़ाता हूँ, कॉमन नाम रिज का है, मेडिकागो सेटिवा इसका साइंटिफिक नेम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, यूएसए में सबसे ज्यादा, इंडिया में देखे तो पंजाब में 4 से 5 kg पर एकड़ उगाया जाता है, जहाँ पे पानी की सप्लाई बिरसम के लिए नहीं है वहां उगाएंगे इसको, ठीक है। डीप रूटेड प्लांट होता है, तो नीचे तक रूट जोन में जाके पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, टाइप 9 इसकी वैरायटी का नाम है। तो ये याद पूरा ल्यूसिन रेंज का। अब बात करते हैं ओर्ट जई, ओर्ट जई के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं, देखिए जरा। कॉमन नेम इसका जई है ओट का। एविना सेटिवा, एविना सेटिवा इसका साइंटिफिक नेम है, इसकी भी लीडिंग कंट्री यूएसए और लीडिंग स्टेट पंजाब, बिल्कुल सेम सेम चल रहा है दोनों तरफ, देखो दोनों तरफ लेग्यूमिनेसी लेग्यूमिनेसी, दोनों तरफ यूएसए यूएसए, दोनों तरफ पंजाब पंजाब, याद। और इसकी फैमिली नहीं लिखी तो वो भी लिख लें, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम, ये भी, ठीक है। सीड रेट इसका दोनों में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों करेंगे, सोइल की फर्टिलिटी दोनों बढ़ाएंगे, विरसम भी इन्हीं के साथ है। और सीड रेट देखो, उसका तो 4 से 5 kg था रिज का, इसका बहुत ज्यादा है, 30 kg पर एकड़ स्मॉल सीड उगाया जाए तो। अगर बोल्ड बड़े सीड उगाए जाए तो पूरा 1 मन, 1 मन 40 kg यूज किया जाता है, और स्मॉल उगाए जाए तो 30 kg पर एकड़ यूज किया जाता है। इट इज फीड टू एनिमल मिक्सड विद द बिरसम और ल्यूसिन में इसको मिला दिया जाता है, ग्रीन फॉडर के रूप में इसको कटिंग करके यूज किया जाता है। द ग्रीन प्लांट इज ए गुड फॉरेज एंड मेक गुड है और सिलेज, ये और सिलेज का मतलब समझाता हूँ तुम्हें। ये देख, फॉरेज में गुड ग्रीन कट करके खिलाएं तो ठीक है पशुओं को, इसको सुखाया जाता है, सुखा के बाद में यूज कर लिया जाता है, जब खाए चारे की कमी होती है ना, उस टाइम सुखा के सिलेज बना के hay बना के भी इसको यूज किया जा सकता है, सुखा के रखने वाली फसल भी माना जाता है इसको, ठीक है। ये बेस्ट मानी जाती है, एक अलग प्रॉपर्टी है इसमें, इस पे स्टार लगा लिया जाए, सिलेज और है के रूप में यूज करते हैं। इसकी वेराइटी OS6
OS 7 और हरियाणा जेवी 8, हरियाणा जेवी 8, ये याद रखेंगे भाई। दोबारा रिवाइज कराता हूँ। ओट नहीं कहते हैं, एविना सेटिवा इसका साइंटिफिक नेम। यूएसए में सबसे ज्यादा, इंडिया में देखें तो पंजाब में सबसे ज्यादा 30 kg पर एकड़ या फिर 40 kg पर एकड़ यूज किया जाए। छोटी है तो 30 और बड़ी वैरायटी है तो 40। और एनिमल मिक्स, एनिमल के लिए इसको पशुओं के रूप में, चारे के रूप में वृक्षण और रिल्यूशन में मिला के यूज करते हैं। है और सिलेज के रूप में भी, सुखा के भी इसका यूज किया जाता है। इसकी वैरायटीज होती हैं OS 6, OS 7, हरियाणा जावी 8। याद रह जाएगा पूरा। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट किया। किसको कंप्लीट कर लिया रे? जितनी भी हमारी जो रवि की क्रॉप थी वो पूरी देखो डिटेल पढ़ लिया हमने, इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो मैंने पहले ही बता दिया, वो एनिमल हस्बेंड्री का आएगा। और एनिमल हस्बेंड्री के मैं 3 लेक्चर दूंगा, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा अभी बनाऊं। तैयार है लेक्चर, और उनको तैयार करके देता हूं तुम्हें, और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दूंगा साथ में। ठीक है। और अभी हमारा कुछ काम बाकी है, मैं मेरे को याद है, तुम्हें याद है या नहीं पता। 2024-23 का पेपर सोल्व करवाना है मेरे को। ठीक है, वो भी सोल्व करवाऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर को कंप्लीट करके आए, बढ़िया। तुम्हें इससे क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हें 2024, 3 और 22 उनमें भी मिलेंगे। और हम तैयारी अपनी पूरी रखेंगे, हम पढ़ते रहेंगे लास्ट तक। हिम्मत नहीं आनी है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल कुछ नहीं होता, तुमने एक बार भी कुछ चीज पढ़ ली है तो उस वो टिक हो जाएगा तुम्हारा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हर चीज को स्टिक याद नहीं करना होता किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। बस तुम्हें एक बार पढ़ा हुआ हो तो तुम्हारा ऑप्शन टिक हो जाएगा, तुमसे गलती नहीं होगी यार। तुम मेरे पे विश्वास करके देखो, तुम्हारा आंसर सही होगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।